अध्याय 2231। आप ही वो पार्षद हैं जिसके बारे में वे बात कर रहे हैं। 1. 5 दफन सितारों में सबसे बड़े ग्रह। 5वें दफन सितारे के अलावा अन्य 4 ग्रहों में से प्रत्येक 4 प्रमुख परिवारों में से एक द्वारा कब्जा कर लिया गया है। इन परिवारों के नाम पर ग्रहों का नाम रखा गया है। हिंगजांग परिवार का आधार 5वें दफन स्टार पर स्थित था, जो इस परिवार की दुर्जय शक्ति को दर्शाता है। युनजांग ग्रह पर एक खड़ी घाटी में, एक खतरनाक घाटी के भीतर, एक ठंडी और निर्मम आवाज शून्य में गूंजती हुई अचानक भीतर तक पहुंच गई। युनजांग जियाओ अकादमी मध्यस्थता संघ का एक सदस्य आने वाला है। ये पार्षद एक ब्रह्मांड मंच मार्शल योद्धा है। एकांत से बाहर आओ। हाँ, एक आकृति अचानक घाटी से आकाश में उड़ती हुई, घाटी के ऊपर हवा में मंडराती हुई, दूर की ओर आदरपूर्वक झुकती हुई दिखाई दी। आप स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकते हैं, बस उसे सीधे मारने से बचें। आवाज धीरे धीरे धीमी पड़ गई और घाटी में मौजूद आकृति युनजांग जियाओ की आंखों में चमक थी और उसके होठों पर एक भयावह मुस्कान थी। एक ब्रह्मांड मंच पार्षद, आखिरकार कार्रवाई करने की मेरी बारी है। मैं सभी को बता दूंगा कि मैं 5 दफन सितारों में सबसे शक्तिशाली प्रतिभाशाली व्यक्ति हूं। एक पल में वह प्रकाश की एक धारा में बदल गया, आकाश की ओर भागता हुआ। अंतरिक्ष यान का उपयोग किए बिना वह सीधे 5वें दफन स्टार की ओर उड़ गया। वह पार्षद से मिलने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था। गुइजेंग स्टार पर एक विशाल ज्वालामुखी के ऊपर एक आकृति प्रकट हुई और नीचे से चिल्लाई, गुइजेंग यान, यहां से निकल जाओ। मैंने सुना। ज्वालामुखी के नीचे से एक अधीर गर्जना गूंजी। एड्स बाय पब फ्यूचर। धमाका। अगले ही क्षण ज्वालामुखी विस्फोट की तरह असंख्य मैग्मा स्तंभ उभर आए और तपते हुए मैग्मा के भीतर एक मजबूत आकृति हवा में उभरी। बूढ़े आदमी, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? गुइजांग यान ने अहंकार से पूछा। अकादमी मध्यस्थता संघ के पार्षद आ चुके हैं। इस बार यह एक ब्रह्मांड मंच योद्धा है। उनसे मिलिए और हमारे गुइजांग परिवार को बदनाम मत कीजिए, गुइजांग परिवार के मुखिया गुइजांग फैंग ने कहा। उन्होंने अपने सबसे बेहतरीन बेटे को संतोष से देखा। यह उनका 36वां बेटा था, जो स्वर्ग के स्तर पर पहुंच चुके कई बेटों और बेटियों से भी ज्यादा उत्कृष्ट था। अगर वह स्वर्ग स्तर का मार्शल योद्धा बन जाता है तो वह निस्संदेह एक दुर्जय शक्ति होगा और वह उसे अनुभव के लिए बाहर भेज सकता है। कॉस्मोस स्टेज। काउंसलर, बूढ़े आदमी, क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? गुइजांग यान ने पूछा। इसमें कोई गलती नहीं है। दूसरा पक्ष स्टेलर अकादमी का एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है, जिसके बारे में अफवाह है कि वह अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है, गुइजांग फैंग ने कहा। 5 प्रमुख परिवारों की बैठक में वह स्टेलर अकादमियों के प्रतिभाशाली लोगों के प्रति तिरस्कारपूर्ण दिखाई दिया। हालांकि वास्तव में उसने अकादमी की प्रतिभाओं को कभी कम नहीं आंका। यह अन्य 4 प्रमुख परिवारों के लिए एक दिखावा मात्र था। किसी परिवार का मुखिया बनने के लिए कोई साधारण व्यक्ति होना आवश्यक नहीं है। यद्यपि 5 प्रमुख परिवार सतह पर सहयोग करते दिखाई दिए, लेकिन बंद दरवाजों के पीछे प्रतिस्पर्धा अभी भी जारी थी। आखिरकार जो भी व्यक्ति 5 ड्यूरियल स्टोर्स की बागडोर अपने हाथ में लेगा, उससे उसके अपने परिवार को बहुत लाभ होगा। स्टेलर अकादमियों का एक प्रतिभाशाली व्यक्ति ब्रह्मांड मंच पर पार्षद बन गया। दिलचस्प है, गुइजांग यान ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। एड्स बाय पब फ्यूचर। अब समय आ गया है कि तुम बाहर जाओ और अन्वेषण करो। हमेशा यहीं खेती मत करो, गुइजांग फैंग ने सलाह दी। ठीक है। गुइजांग यान ने सिर हिलाया और फिर पूछा, क्या युनजांग जियाओ और हिंगजांग याओ कांग भी बाहर आएंगे? बेशक, अन्य 4 प्रमुख परिवार इतना अच्छा अवसर कैसे छोड़ सकते हैं? इसलिए आपको हमारे परिवार को गौरवान्वित करना होगा, गुइजांग फैंग ने ठंडे स्वर में टिप्पणी की। बस हर समय परिवार का जिक्र करना बंद करो, गुइजांग यान ने अधीरता से हाथ हिलाते हुए कहा। वह लाल रंग की रोशनी में बदल गया और आसमान में उड़ गया। तुम बदमाश हो। गुइजांग फैंग ने ऊपर देखा और मुस्कुराहट के साथ शाप देने से खुद को रोक नहीं सका और फिर वहीं गायब हो गया। इस बीच शौजांग परिवार, यिजांग परिवार और हिंगजांग परिवार के क्षेत्रों में भी इसी तरह के दृश्य सामने आ रहे थे। युवा योद्धा अपने साधना स्थलों से निकलकर 5वें दफन सितारे की ओर बढ़ रहे थे। वांग टेंग अभी तक नहीं आया था, लेकिन 5वें दफन स्टार में पहले से ही उत्सुकता का माहौल था। हर कोई इस पार्षद के आने का इंतजार कर रहा था। एक यात्री अंतरिक्ष यान 5वें ब्यूरियल स्टार के डॉकिंग पोर्ट में उतरा और एक काले बालों वाला युवक बाहर आया, जिसके साथ एक कामुक आकृति और साधारण चेहरे वाली महिला थी। उनके पीछे मौजूद कई क्रू मेंबर्स उस महिला को देखकर निराश हो गए। उन्हें ये कुछ हद तक अनुचित लगा। उस महिला को महान युवा मालिक का समर्थन क्यों मिलना चाहिए? क्या ये सिर्फ उसके अच्छे फिगर की वजह से है? एक चालक दल के सदस्य ने ठंडे स्वर में टिप्पणी की। एक अन्य फ्लाइट अटेंडेंट ने कहा, उसका फिगर सिर्फ अच्छा ही नहीं है, ये बेहद अच्छा है। मौन। एड्स बाय पब फ्यूचर। कई क्रू मेंबर अपने खुद के आंकड़े देखने से खुद को रोक नहीं पाए।
वैसे हालांकि उनके आंकड़े भी काफ़ी अच्छे थे, लेकिन तुलनात्मक रूप से ये थोड़ा कमतर लग रहा था। दूसरी महिला का शरीर एकदम सुडौल और सुडौल था, उसमें एक औंस भी अतिरिक्त मांस नहीं था। अंतर तुरंत स्पष्ट हो गया। यदि तुलना न की जाए तो कोई हानि नहीं है। अंतर स्पष्ट था। एक क्रू सदस्य ने बड़बड़ाते हुए कहा, उसने ऐसा क्या खाया कि उसका फिगर ऐसा हो गया? ये वाकई नियमों का उल्लंघन है। बिल्कुल, उस महान युवा स्वामी का स्वाद थोड़ा अजीब लगता है। यह महिला बहुत साधारण दिखती है। शायद कुछ पुरुषों को बस यही प्रकार पसंद है। क्या तुमने एक कहावत नहीं सुनी? क्या कह रहे हो? लाइटें बंद कर दो और वे सब एक जैसे दिखेंगे। मौन। विमान परिचारिकाएं एकदम चुप हो गईं। बहनों, ये बात तो दिल को छू गई। किसी ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। हर जगह खूबसूरत महिलाएं हैं, लेकिन ऐसी परफेक्ट फिगर वाली महिला को ढूंढना मुश्किल है। अटेंडेंट ने उनके दिल में छुरा घोंपना जारी रखा। मौन, आप ही वह पार्षद हैं जिसके बारे में वे बात कर रहे हैं। 2 आसपास के क्रू मेंबर्स अब और नहीं सुन पाए और अचानक तितर बितर हो गए। आज के लिए विषय समाप्त हो चुका था। अल्पविराम। सामने वांग टेंग ने गुस्से में ट्रेसी को कसकर पकड़ लिया और आवाज संचरण का उपयोग करते हुए कहा, जल्दबाजी में काम मत करो। आवेगी मत बनो। वे सिर्फ मजाक कर रहे हैं। अज्ञानता मासूमियत है। ट्रेसी ने धीरे धीरे अपने गुस्से को शांत करने के लिए कई गहरी सांसें लीं और ठंडे स्वर में कहा, जाने दो। ठीक है, मैं तुरंत छोड़ दूंगा। जल्दबाजी में मत बनो। वांग टेंग ने तुरंत उसका हाथ छोड़ दिया जिसे उसने पकड़ रखा था, उस पर कड़ी नज़र रखते हुए। उसे डर था कि वह जल्दबाजी में वापस जाकर उन चालक दल के सदस्यों की देखभाल कर सकती है। हालांकि अपेक्षित स्थिति सामने नहीं आई। ट्रेसी ने ठंडी सांस ली और तेजी से आगे बढ़ गई। वांग टेंग ने आखिरकार राहत की सांस ली, मन ही मन उन क्रू मेंबर्स के बारे में शिकायत करते हुए। उन्होंने इस उग्र महिला का पीठ पीछे चुपके से उपहास करने की हिम्मत कैसे की? वे मुसीबत को आमंत्रित कर रहे थे, लेकिन उसने ये भी नहीं सोचा था कि इस लाल बिल्ली को पालतू बनाने के बाद भी उससे निपटना इतना मुश्किल होगा। वह बहुत गुस्से में थी। यहाँ असली मालिक कौन था? वांग टेंग, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम किसी पूर्वज को वापस नहीं लाए हो? राउंड बॉल मन ही मन हंसा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। कोई बात नहीं, मैं एक उदार व्यक्ति हूँ। वांग टेंग ने अपना सिर हिलाया और आह भरी। वह आगे बढ़ गया। ट्रेसी वहीं रुक गई और कुछ देर तक इंतजार करने लगी। क्यों रोका? वांग टेंग ने पूछा। अब हम कहाँ जा रहे हैं? ट्रेसी ने अधीरता से पूछा। चलो रहने के लिए कोई जगह ढूंढते हैं। अधिमानतः 5 बरियल स्टॉर्स पर सबसे व्यस्त जगह, जहाँ प्रतिभाशाली लोग इकट्ठा होते हैं। मुझे देखना है कि 5 बरियल स्टॉर्स के प्रतिभाशाली लोग कितने मजबूत हैं, वांग टेंग ने कहा। ट्रेसी ने सिर हिलाया। उसने सड़क के किनारे एक फोर्स रूम वाली उड़ने वाली कार रोकी और कहा, 5 ब्यूरियल स्ट्रीट पर जाओ। फिर उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। फोर्स रूम उड़ने वाली कार आकाश में उड़ गई। वांग टेंग कार के अंदर बैठा था और खिड़की से बाहर का दृश्य देख रहा था। उसकी निगाहें जिज्ञासा से भरी हुई थीं। हालांकि 5 ब्यूरियल स्टॉर्स एक अव्यवस्थित जगह थी, लेकिन सतह पर अव्यवस्था का कोई निशान नहीं था। हर जगह व्यवस्थित लग रहा था। आसमान में उड़ने वाली कारें निर्धारित हवाई मार्गों पर चल रही थीं और मार्शल योद्धा एक दूसरे के साथ हस्तक्षेप किए बिना हवा में चल रहे थे। शहर में हलचल मची हुई थी। ऊंची ऊंची इमारतें थीं और नीचे लोगों का एक बड़ा समूह था जो अपने अपने कामों में व्यस्त लग रहे थे। वांग टेंग की आंखों में आश्चर्य का भाव दिखा और उन्होंने पूछा, राउंड बॉल, क्या ये वास्तव में अव्यवस्थित जगह है? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। बेशक, मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा? राउंड बॉल ने जवाब दिया। यह अव्यवस्थित जगह थोड़ी शांत लगती है। वांग टेंग को एक उपयुक्त विशेषण खोजने से पहले एक पल के लिए हिचकिचाहट हुई। शांत? हाँ, ये बहुत शांत था, बिल्कुल भी अव्यवस्थित जगह नहीं थी। क्या हर जगह मौत नहीं होनी चाहिए? क्या ये बर्बर और अराजकतापूर्ण नहीं होना चाहिए? क्या यह ऐसी जगह नहीं होनी चाहिए जहां हिंसा और लूटपाट आम बात हो? यह एक सभ्य ग्रह जैसा क्यों प्रतीत हुआ? वांग टेंग को समझ नहीं आया। इससे पहले कि राउंड बॉल जवाब दे पाता, अचानक एक आवाज वांग टेंग के कानों में घुसी। तुम्हें ये सब बहुत अजीब लग रहा है। वांग टेंग ने ट्रेसी की ओर देखा, जो आंखें बंद करके आराम कर रही थी। क्या वह उसे अनदेखा नहीं कर रही थी? ठीक है, थोड़ा सा, उन्होंने जवाब दिया। क्या अजीब है? अजीब बात है कि यह जगह इतनी शांत और समृद्ध है। ट्रेसी को पता लग गया था कि वांग टेंग क्या सोच रहा था और उसने सहजता से कहा, पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। और अगर नहीं? वांग टेंग ने पूछा। आप बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। सारी अराजकता अदृश्य है। नीचे लोगों को देखिए। ऐसा लगता है कि वे वैध व्यवसाय कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में वे लूटे गए या चोरी किए गए सामान का सौदा कर रहे होंगे। और कुछ लोग सतह पर बड़े व्यवसाय पर चर्चा करते दिखते हैं, जाहिरा तौर पर कुछ व्यवसाय योजना तैयार कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में वे शायद ये योजना बना रहे हैं कि आज रात के अमीर व्यक्ति को लूटना है या अमीर युवा उत्तराधिकारियों के बीच किसकी महिला को लूटना है। हमारे पीछे देखो।
कई उड़ने वाली कारें हमारा पीछा कर रही हैं। उन्होंने पहले ही तुम्हें एक मोटी भीड़ के रूप में चिन्हित कर दिया है, ट्रेसी ने कहा। वान टेंग ने पलट कर देखा। अचानक उसे इस ग्रह की अमित्रता का एहसास हुआ। उसने बहुत पहले ही अपने पीछे उड़ती कारों को आते हुए महसूस कर लिया था, लेकिन उसने यह नहीं सोचा था कि वे उसका पीछा कर रही हैं और उसे लूटने की योजना बना रही हैं। क्या आप अब भी सोचते हैं कि 5 बरियल सितारे शांतिपूर्ण हैं? ट्रेसी ने पूछा। 5 दफन सितारों पर अराजकता कैसे विकसित हुई? वान टेन को उसके शब्दों में व्यंग्य के बारे में बिल्कुल भी चिंता नहीं थी। वह जिज्ञासु था। ये 5 दफन सितारों के 5 प्रमुख परिवारों द्वारा दबा दिया गया है। यहाँ सब कुछ उनके नियमों के अंतर्गत है, ट्रेसी ने हालांकि वान टेंग के प्रति उदासीन होकर समझाया, और 5 दफन सितारों की विशिष्टता बाहरी दुनिया से कई अत्यंत दुर्लभ खजानों को बाजार में प्रसारित करने की अनुमति देती है। इसी तरह यह उन चीज़ों को यहाँ करने में सक्षम बनाता है जो बाहरी दुनिया में नहीं की जा सकती हैं, स्वाभाविक रूप से इसे अपना मूल्य देता है। वान टेंग ने गहरी सोच में सिर हिलाया। ऐसा लगता है कि उसे साथ लाने से कुछ असर हुआ है। राउंड बॉल ने ठहाका लगाया। वान टेंग ने चुपचाप सिर हिलाया। ट्रेसी ने पहले ही अपनी उपयोगिता साबित कर दी थी और उसे उसके साथ जाने में कोई आपत्ति नहीं थी। कुछ ही देर में उड़ने वाली कार एक व्यस्त व्यावसायिक सड़क पर उतरी। वान टेंग और ट्रेसी कार से उतर गए और चारों ओर देखने लगे। हम आ गए हैं। ये 5 ब्यूरियल होटल 5 ब्यूरियल स्टॉर्स पर सबसे शानदार और असाधारण सभा स्थल है। 5 ब्यूरियल स्टॉर्स के सभी प्रतिभाशाली योद्धा विचारों का आदान प्रदान करने के लिए यहाँ आते हैं। जब तक आप यहाँ रहेंगे, जो लोग आपको एक मोटी भीड़ समझते हैं, वे आपको छूने की हिम्मत नहीं करेंगे। ट्रेसी ने पीछे मुड़कर देखा, आगे एक शानदार सुनहरी इमारत को देखते हुए। उसने वान टेंग की ओर देखा और बेपरवाही से कहा, बेशक, यहाँ रहना बहुत महंगा है। बहुत महंगा है। वान टेंग हंसा। क्या तुम्हें लगता है कि मैं इसे वहन नहीं कर सकता? ट्रेसी को अचानक एहसास हुआ कि इस आदमी ने 6 ब्रह्मांड समुद्री डाकू समूहों को लूट लिया था, जिसमें उनका रेड कैट समुद्री डाकू समूह भी शामिल था। पैसा शायद उसकी सबसे कम चिंता थी। वह नहीं जानती थी कि भले ही वान टेंग ने उन्हें नहीं लूटा हो, लेकिन उसकी संपत्ति उसकी कल्पना से परे थी। चलो चलें। वान टेंग ने हल्का सा मुस्कुराया और सामने स्थित 5 ब्यूरियल्स होटल की ओर चल दिया। कई सख्त चेहरे वाले योद्धा दरवाजे के सामने खड़े होकर रास्ता रोक रहे थे। ब्रह्मांड मंच के नीचे के योद्धाओं को प्रवेश की अनुमति नहीं है। वान टेंग की आंखों में आश्चर्य की झलक दिखाई दी। क्या 5 ब्यूरियल्स होटल की दहलीज इतनी ऊंची थी? बिना कुछ कहे उसने सीधे अपने ब्रह्मांड मंच की आभा को बाहर निकाला और कहा, क्या हम अब अंदर जा सकते हैं? मार्शल योद्धाओं ने ट्रेसी को देखा। धमाका। ट्रेसी से अचानक एक भयानक आभा फूट पड़ी, जिससे मार्शल योद्धा कुछ कदम पीछे हट गए। उनके हाव भाव में भारी परिवर्तन आ गया। स्वर्ग मंच। योद्धाओं की निगाहें तुरंत बदल गईं। ये साधारण सी दिखने वाली महिला स्वर्ग मंच की योद्धा निकली। और तो और वह चुपचाप एक ब्रह्मांड मंच के योद्धा के पीछे अंगरक्षक की तरह चल रही थी। इस काले बाल वाले युवक की पहचान निश्चित रूप से सरल नहीं थी। एड्स बाय पब फ्यूचर, कृपया अंदर आइए। दोनों पक्षों के योद्धाओं के चेहरे पर भाव बदल गए और उन्होंने आदरपूर्वक रास्ता बना लिया। वान टेंग सीधे उनके पास से गुजरा और ट्रेसी को अंदर ले गया। दोनों के अंदर जाने के बाद नेता ने तुरंत अपनी कलाई घड़ी खोली और एक संदेश भेजा। प्रवेश करने वालों की योग्यता की जांच करने के अलावा इन मार्शल योद्धाओं ने प्रवेश करने वालों की पहचान भी देखी और गलत लोगों को नाराज होने से बचाने के लिए तुरंत होटल के बैकएंड को स्थिति की सूचना दी। वान टेंग के पास एक स्वर्गीय मार्शल योद्धा था जो उसका अंगरक्षक था, इसलिए उसकी पहचान आसान नहीं थी। उन्हें उसके साथ सावधानी से पेश आने की जरूरत थी। 5 ब्यूरियल स्टॉर्स जैसी अराजक जगह में सतर्क रहना बहुत जरूरी था, क्योंकि वहां कभी भी खतरनाक व्यक्ति उभर सकते थे। बेशक 5 प्रमुख परिवारों द्वारा संयुक्त रूप से संचालित 5 ब्यूरियल्स होटल ऐसी जगह नहीं थी जहां हम लोग भड़क सकें। जैसे ही वान टेंग ने 5 ब्यूरियल्स होटल की लॉबी में प्रवेश किया, वह क्षण भर के लिए उसकी भव्यता देखकर दंग रह गया। अरे, ये तो बहुत आलीशान था। यहाँ तक कि वान टेंग जैसे अच्छे पर्यटन प्रेमी के लिए भी ऐसा शानदार स्थान देखना दुर्लभ था। आंतरिक भाग असाधारण रूप से अद्वितीय था। बीच में एक बड़ा अखाड़ा था जो सुरक्षात्मक रून सरणियों से ढका हुआ था, जहां 2 मार्शल योद्धा युद्ध में लगे हुए थे। अखाड़ा ऊपर से पूरी तरह से खुला था, जिसमें चारों तरफ बालकनी से बंद जगह बनी हुई थी, जो एक वर्ग जैसा दिखता था। एड्स बाय पब फ्यूचर। इस समय कई लोग बालकनियों पर खड़े होकर अखाड़े में हो रही लड़ाइयों को देख रहे थे और कभी कभी जयकार भी कर रहे थे। ये जगह बहुत दिलचस्प है। वान टेंग ने अजीब नज़र से आसपास के माहौल को देखा और धीमी आवाज़ में बोला, ये 5 ब्यूरियल बिल्डिंग की विशेषता है। यदि आप 5 ब्यूरियल स्टॉर्स की प्रतिभा को देखना चाहते हैं तो ये सबसे अच्छी जगह है, सिसी ने समझाया। अच्छा, बहुत बढ़िया, मैं आपके योगदान को याद रखूंगा, वान टेंग ने हंसते हुए कहा।
ट्रेसी भावशून्य रही, ऐसा प्रतीत हुआ कि उसने वांग टेंग की प्रशंसा पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। इसी समय एक सुंदरी सी युवती तेजी से आई और बोली, कृपया मेरे पीछे आइए। वांग टेंग ने सिर हिलाया और उसके पीछे एरेना के पीछे काउंटर पर चला गया। एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने दोस्ताना चेहरे के साथ उनका अभिवादन किया। मैं अनोरी हूँ, 5 ब्यूरियल्स होटल का लॉबी मैनेजर। क्या मैं जान सकता हूँ कि आप दोनों यहाँ भोजन करने आए हैं या ठहरने के लिए? भोजन और आवास दोनों, वांग टेंग ने बेपरवाही से उत्तर दिया। ठीक है, ये हमारे होटल के कमरे हैं जिन्हें 5 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। कृपया एक नज़र डालें। अनोरी ने होलोग्राफिक स्क्रीन खोली और समझाया। वांग टेंग की नज़र होलोग्राफिक स्क्रीन पर पड़ी और वह आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। उच्चतम श्रेणी के लग्जरी स्वीट की कीमत प्रति रात 100,000 यूसी है। ये सरासर डकैती थी। अनोरी ने अपने चेहरे पर मुस्कान बनाए रखी और उन पर कोई जल्दबाजी नहीं की। वांग टेंग ने कहा, मुझे 5वीं श्रेणी के 2 लग्जरी स्वीट दे दो। एड्स बाय पब फ्यूचर। सौभाग्य से उसके पास पैसे की कमी नहीं थी। एक साधारण ब्रह्मांड चरण योद्धा के लिए सिर्फ एक रात के लिए 100,000 यूसी खर्च करना बहुत ज्यादा खर्चीला हो सकता था। ठीक है, अनोरी ने सिर हिलाया। एक कमरा। अचानक उसके बगल में बैठी ट्रेसी बोली। वांग टेंग ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा, उसके मन में एक प्रश्न चिन्ह भर गया। एक कमरा? बहन, क्या तुम मजाक कर रही हो? बस एक ही काफ़ी है। ट्रेसी ने वांग टेंग की ओर नहीं देखा और बस उदासीनता से कहा। ठीक है। अनोरी ने तुरंत सिर हिलाया। उसने स्क्रीन पर काम किया और कहा, ये तैयार है। आपका आलीशान स्वीट 5वीं मंजिल पर कमरा 36 है, जहां से नीचे के मैदान का साफ नज़ारा दिखता है। मैं अटेंडेंट से कहूंगा कि वह तुम्हें ऊपर ले आए। ये सुनते ही किनारे पर इंतजार कर रहा कर्मचारी तुरंत उसके पास आया और वांग टेंग तथा ट्रेसी को लिफ्ट की ओर ले गया। अनोरी की आंखों में एक अर्थपूर्ण नज़र थी। वह महिला दिखने में साधारण थी, लेकिन उसका शरीर बहुत प्रभावशाली था। इस युवा मास्टर का स्वाद अनोखा था। दूसरी तरफ तीनों जल्दी से 5वीं मंजिल पर पहुंच गए। अटेंडेंट ने वांग टेंग और ट्रेसी को लग्जरी स्वीट के दरवाजे तक पहुंचाया, कार्ड से दरवाजा खोला और कहा, कृपया अंदर आएं। यह आपका कमरा है। वांग टेंग ने कमरे को देखा और यह वास्तव में होटल की शैली से मेल खाता था, बेहद शानदार, बिना ज्यादा महसूस किए आनंद को अधिकतम करता हुआ। अंदर की रोशनी हल्की थी और सभी सजावट और साज सज्जा एकदम सही थी, संभवतः किसी बहुत ही प्रतिभाशाली डिजाइनर द्वारा डिजाइन की गई थी। हमारे प्रत्येक लग्जरी स्वीट की शैली अलग है, परिचारिका ने बताया। बुरा नहीं है, वांग टेंग ने सिर हिलाया। खर्च किया गया पैसा पूरी तरह से वसूल लग रहा था। उसके बगल में ट्रेसी की आंखें थोड़ी सी डगमगा रही थीं। हालांकि वह एक स्वर्ग स्तर की मार्शल योद्धा थी, लेकिन वह कभी भी इतने शानदार होटल में नहीं रुकी थी। एक ब्रह्मांड समुद्री डाकू के रूप में वह हमेशा एक मितव्ययी जीवन जीती थी। वही पार्षद है जिसके बारे में वे बात कर रहे हैं। 4। बेशक ट्रेसी को खुद इन विलासिताओं की परवाह नहीं थी। हालांकि ऐसा शानदार दृश्य पहली बार देखकर वह हिले बिना नहीं रह सकी। मुझे भूख लगी है, आपका रेस्तरां कहाँ है? वांग टेंग ने कहा। हमारा रेस्तरां 9वीं मंजिल पर है। अगर आप खाना चाहते हैं तो आप रेस्तरां में जा सकते हैं या अपने कमरे में खाना मंगवा सकते हैं, परिचारक ने सम्मानपूर्वक समझाया। चलो रेस्तरां में चलें, वांग टेंग ने सीधे कहा। ठीक है, मेरे पीछे आओ। परिचारक ने वांग टेंग को 9वीं मंजिल पर ले जाकर गलियारे के पास एक स्थान पर बैठा दिया, जिससे नीचे अखाड़े में हो रही लड़ाइयों का स्पष्ट दृश्य दिखाई दे। यहाँ बैठने की व्यवस्था बहुत सोच समझकर बनाई गई थी। ज़्यादातर गलियारे के साथ ऐसा प्रतीत होता है कि नीचे अखाड़े में होने वाली लड़ाइयों को सुविधाजनक ढंग से देखने के लिए डिज़ाइन किया गया था, जो 5 ब्यूरियल्स होटल की विशेषता है। वांग टेंग ने बढ़िया वाइन के साथ 5वें दफन स्टार की कुछ विशेष चीज़ें मंगवाईं और वह और ट्रेसी अपने भोजन का आनंद लेने लगे। परिचारिका ने चतुराईपूर्वक दूरी बना ली ताकि वह मेहमानों के भोजन के अनुभव में बाधा डाले बिना उनकी किसी भी कॉल का तुरंत जवाब दे सके। रेस्तरां अब विभिन्न जातियों के लोगों से भरा हुआ था, लेकिन ज्यादातर युवा लोग ही थे। वे एक साथ इकट्ठे हुए और उत्सुकता से नीचे हो रही लड़ाइयों पर चर्चा करने लगे। चलो शर्त लगाते हैं, देखते हैं कौन ज्यादा ताकतवर है। ये तो कहने की जरूरत ही नहीं है, ये युनजांग परिवार से युनजांग जिंग ही होगा। वह 3रे स्तर का ब्रह्मांड चरण मार्शल योद्धा है। हेंगजांग पू परिवार से हेंगजांग पू केवल 2रे स्तर पर है, लेकिन आप कभी नहीं जानते, हेंगजांग परिवार की तकनीकें हमेशा शक्तिशाली रही हैं। अन्यथा वे इतने सालों तक 5 परिवारों में अग्रणी परिवार के रूप में अपनी स्थिति बनाए नहीं रख पाते। ठीक है, मैंने युनजांग जिंग पर 500,000 यूसी का दांव लगाया है। क्या कोई और भी शामिल हो रहा है? मैंने हेंगजांग पू पर 1 मिलियन यूसी का दांव लगाया है। अल्पविराम। एड्स बाय पब फ्यूचर। ये चर्चाएं वांग टेंग के कानों तक पहुंची और उनका ध्यान आकर्षित किया। युनजांग परिवार, हेंगजांग परिवार दोनों ही 5 प्रमुख परिवारों में से हैं।
उसने नीचे अखाड़े में 2 योद्धाओं को लड़ते हुए देखा। राउंड बॉल ने टिप्पणी की, 5 बरियल स्टॉस पर स्थित इन 5 परिवारों में से प्रत्येक में अद्वितीय प्रतिभाएं हैं। उनकी ताकत बहुत बड़ी है और साधारण योद्धाओं द्वारा उसे कम करके नहीं आंका जा सकता। वांग टेंग ने सिर हिलाया। अपनी समझदार आंखों से वह आसानी से देख सकता था कि नीचे अखाड़े में 2 मार्शल योद्धाओं में काफ़ी ताकत थी। हालांकि स्टेलर अकादमियों की कुछ शीर्ष प्रतिभाओं की तुलना में अभी भी एक उल्लेखनीय अंतर था। ये दोनों सबसे मजबूत नहीं हैं। मुझे आश्चर्य है कि 5 महान परिवारों में सबसे उत्कृष्ट प्रतिभा कौन है? राउंड बॉल ने आगे कहा। ज़्यादा कुछ कहे बिना वांग टेंग ने अपना ध्यान अखाड़े में चल रही लड़ाई पर केंद्रित कर दिया। लड़ाई एक भयंकर चरण में प्रवेश कर चुकी थी और विशेषता बुलबुले उभरने लगे। वांग टेंग की आंखें चमक उठीं और उसकी आध्यात्मिक शक्ति चुपचाप 9वीं मंजिल से एक धागे की तरह नीचे की ओर बढ़ गई। यदि वह 5 महान परिवारों को समझना चाहता था तो उनके गुणों को सीधे एकत्रित करने से बेहतर तरीका क्या हो सकता था? बस उन्हें उठाओ। वांग टेंग की आध्यात्मिक शक्ति अत्यंत गुप्त थी, जो 9वीं मंजिल से चुपचाप लटके हुए धागे जैसी थी। उसने धैर्यपूर्वक युद्ध के समाप्त होने और सुरक्षात्मक अवरोध के गायब होने का इंतजार किया ताकि वह तुरंत विशेषता बुलबुले छीन सके। दूसरी ओर उसके बगल में बैठी ट्रेसी को वांग टेंग की हरकतों के बारे में पता नहीं था। वह व्यंजनों और शराब का आनंद ले रही थी और काफ़ी बेफिक्र दिख रही थी। एक ब्रह्मांड समुद्री डाकू समूह की नेता के रूप में वह एक साधारण महिला नहीं थी। हालांकि जब उसने अपने आसपास के कुलीन युवकों की चर्चाएं सुनी तो उसकी आंखों में एक अजीब सी अभिव्यक्ति झलक उठी। उस अभिव्यक्ति से ऐसा लग रहा था जैसे कह रहा हो, डकैती। ये कुलीन युवा दांव लगाने में बहुत तेज थे, आसानी से सैकड़ों हजारों या लाखों यूसी तक का दांव लगा लेते थे। कुछ ही समय में उनके दावों की कुल राशि करोड़ों यूसी से ज्यादा हो गई। अगर परिस्थिति अनुमति देती तो सिसी सीधे हस्तक्षेप करके जीत को अपने लिए छीन लेती। उसकी नज़र में ये कुलीन युवक निराशाजनक रूप से कमज़ोर थे, जिनमें से प्रत्येक एक मोटा मेमना था जो हड़पने के लिए तैयार था। वांग टेंग ने उसकी ओर देखा और अजीब भाव से आवाज संचारण का उपयोग करते हुए पूछा, तुम क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, ट्रेसी ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, उसकी आंखें शांत अवस्था में लौट आईं। वांग टेंग ने अपना सिर हिलाया। यह महिला कोई आसान काम नहीं थी। अगर उसका नियंत्रण न होता तो उसे आश्चर्य होता कि वह क्या क्या घिनौने काम कर सकती थी। एड्स बाय पब फ्यूचर। टकराना। नीचे लड़ाई अपने समापन पर पहुंच गई थी, जिसमें एक आकृति सुरक्षात्मक अवरोध से भारी रूप से टकरा गई थी। फक। आसपास के कुलीन युवकों में से विलाप का स्वर फूट पड़ा। युनजांग जिंग हार गई। कचरा। एक तीसरे स्तर का ब्रह्मांड मंच मार्शल योद्धा एक दूसरे स्तर के ब्रह्मांड मंच मार्शल योद्धा से भी नहीं जीत सकता। क्या मजाक है? तुमने मुझे 500,000 यूसी गंवाने पर मजबूर कर दिया। बकवास। अल्पविराम। ये लोग स्पष्ट रूप से वे लोग थे जिन्होंने युनजांग जिंग की जीत पर दांव लगाया था और परिणाम पूरी तरह से हार गया। हर कोई खुद को कोसने से नहीं रोक सका। दूसरी ओर कुछ लोग खुशी से झूम उठे और ठहाके लगाकर हंसने लगे। हा, बुरी तरह हार गए, है न? हेंगजांग परिवार की ताकत पर कोई सवाल नहीं है। केवल मूर्ख ही युनजांग जिंग की जीत पर दांव लगाएंगे। क्या कहा तुमने? तुम किसे मूर्ख कह रहे हो? किसी को नाराजगी हुई, तुरंत गुस्सा आ गया। मैं तुम सभी को मूर्ख कह रहा हूँ। दोबारा कहना। मूर्ख। तुम इसके बारे में क्या करने जा रहे हो? भाड़ में जाओ। क्या तुम अखाड़े में मुझसे लड़ने की हिम्मत रखते हो? चलो लड़ें। मैं हिम्मत क्यों नहीं करूंगी। दोनों पक्षों में तुरंत झगड़ा शुरू हो गया और ऐसा लगा कि वे मारपीट पर उतारू हो जाएंगे। एड्स बाय पब फ्यूचर। वांग टेंग ने दिलचस्पी से देखा। ये कुलीन शिष्य वास्तव में बेकार थे, या तो जुआ खेल रहे थे या लड़ रहे थे। ऐसा लग रहा था कि उसने उनका बहुत ज्यादा अनुमान लगा लिया था। ट्रेसी ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं, उसकी आंखों में घृणा की झलक दिखाई दी। हालांकि उसी समय लोगों का एक समूह रेस्तरां में घुस आया। नेता एक गर्वित दिखने वाला युवक था जो लाल रंग के युद्ध कवच पहने हुए था। इस माहौल में भी वह एक मजबूत उपस्थिति दिखा रहा था। रेस्तरां में शोर तुरंत शांत हो गया। वांग टेंग ने आश्चर्य से उस नवागंतुक को देखा। इस युवक में अच्छी ताकत दिख रही थी। ट्रेसी की आंखों में भी गंभीरता की झलक दिखी। युवक को देखकर उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह भी उसी दुनिया का कोई व्यक्ति है। गुइजांग यान। अचानक किसी के मुंह से आश्चर्य से चीख निकली, मानो उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। गुइजांग यान। गुइजांग परिवार की युवा पीढ़ी में सबसे शक्तिशाली ब्रह्मांड मंच मार्शल योद्धा। किसी ने लाल युद्ध कवच में युवा को देखते हुए एक हैरान अभिव्यक्ति प्रकट की। गुइजांग यान की 5 दफन सितारों पर बहुत प्रतिष्ठा थी। केवल कुछ ही लोगों का उल्लेख उनके साथ एक ही सांस में किया जा सकता है। ऐसी प्रतिभा को यहाँ देखकर यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि हर कोई आश्चर्यचकित था। भाई गुइजांग यान। एक आकर्षक लड़की भीड़ से बाहर निकली और उत्साह से उस युवक को पुकारने लगी। छोटे जू, तुम यहाँ क्यों हो?
गुइजांग यान ने भौहें सिकोड़कर पूछा। हे, सबको पता है कि पार्षद आ रहे हैं, इसलिए मैं भी मौज मस्ती में शामिल होने आया हूँ। गुइजांग जू ने शरारत से मुस्कुराया। मेरे पीछे आओ, अकेले मत भागो, गुइजांग यान ने कहा। ठीक है। गुइजांग जू ने अपना छोटा सा सिर हिलाया और जल्दी से जवाब दिया। गुइजांग यान ने दूसरों की अनदेखी की और एक कोने में अपनी सीट ले ली। उसने कुछ खाने और वाइन का ऑर्डर दिया और फिर खाना शुरू कर दिया। उसके साथ आए युवा लोग एक ही मेज पर बैठने की हिम्मत नहीं कर पाए। वे केवल आज्ञाकारी ढंग से खड़े होकर गुइजांग यान के प्रति बहुत सम्मान दिखा सकते थे। गुइजांग यान, वांग टेंग ने खुद से कहा। सभी की प्रतिक्रियाओं को देखते हुए इस युवा की 5 प्रमुख परिवारों में काफी प्रतिष्ठा थी। गुइजांग यान ने अचानक अपना सिर उठाया, भौहें सिकुड़ते हुए चारों ओर देखा। उसे लगा जैसे कोई अजीब नज़र उस पर टिकी हुई है। आसपास का नज़ारा देखने के बाद उसे कुछ भी असामान्य नहीं लगा। यह क्या है? गुइजांग जू ने पूछा। कुछ नहीं, गुइजांग यान ने अपना सिर हल्के से हिलाया। वह काफी तेज है। वांग टेंग हैरान था। भीड़ में बस एक नज़र और वह लगभग पकड़ा गया। ये दिलचस्प था। उसने अपनी नज़र हटा ली, अब गुइजांग यान पर ध्यान नहीं दे रहा था। आप वही पार्षद होंगे जिनके बारे में वे बात कर रहे थे। इस समय ट्रेसी ने अचानक ध्वनि संचरण का उपयोग करके उससे बात की। 5 परिवारों की प्रतिभाएं। 1, आप ही वह पार्षद होंगे जिसके बारे में वे बात कर रहे थे। ट्रेसी की आवाज़ अचानक वांग टेंग के कानों में पड़ी, जिससे वह थोड़ा चौंक गया। हालांकि उसने जल्दी से अपनी मानसिकता को समायोजित किया, एक शानदार चाल के साथ शराब का एक घूंट लिया, अपनी आंखें थोड़ी ऊपर उठाईं और अपने सामने खड़ी महिला को देखा। उसने पूछा, तुम ऐसा क्यों सोचती हो? आपका व्यवहार संदिग्ध है। ट्रेसी ने अनुमान लगाया, उसकी निगाहें वांग टेंग की आंखों में देखते हुए जांच कर रही थीं। वह अपने सामने खड़े युवक की पहचान जानने के लिए बहुत उत्सुक थी। रहस्यमय, ताकतवर और 5 प्रमुख परिवारों का सामना करते समय भी उनका उदासीन रवैया, ये वे गुण नहीं थे जो एक साधारण ब्रह्मांड मंच मार्शल योद्धा प्रदर्शित कर सकता था। गुइजांग यान और अन्य लोगों द्वारा अभी अभी पार्षद का उल्लेख किए जाने के कारण उसे वांग टेंग की पहचान पर संदेह हो गया। वांग टेंग बिना कुछ बताए मंद मंद मुस्कुराया। उसने पूछा, गुइजांग यान की ताकत के बारे में तुम क्या सोचते हो? एड्स बाय पब फ्यूचर, ट्रेसी ने कहा, बहुत शक्तिशाली। मुझे तो उससे खतरे का भी आभास हो रहा है। ओह, वांग टेंग आश्चर्यचकित था। तुम स्वर्ग स्तर के मार्शल योद्धा हो। वह अभी ब्रह्मांड स्तर पर है। क्या आप भी ब्रह्मांड के दायरे में नहीं हैं? ट्रेसी ने पूछा। मैं अलग हूँ, लेकिन अगर वह आपको खतरे का संकेत दे सकता है तो ऐसा लगता है कि गुइजांग यान की ताकत वास्तव में काफ़ी अच्छी है, वांग टेंग ने कहा। तुम्हारे जैसे कुलीन युवा हमेशा 1 या 2 ऐसे व्यक्तियों को जन्म देते हैं जो प्रतिभा या पृष्ठभूमि के मामले में साधारण योद्धाओं से बेहतर होते हैं। सामान्य मार्शल योद्धाओं की तुलना उनसे नहीं की जा सकती, टैलेंट ने ठंडे स्वर में कहा। मैं कोई कुलीन युवक नहीं हूँ, वांग टेंग ने उदासीनता से कहा। ट्रेसी एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। फिर वह उत्तेजित हो गई और ठंडी आवाज में बोली, असंभव। क्यों नहीं? वांग टेंग ने पूछा। वह कोई कुलीन युवक नहीं था। उसका जन्म इन ब्रह्मांडीय मार्शल योद्धाओं की तुलना में बहुत कम प्रतिष्ठित था, लेकिन उसके पास एक बग था। ट्रेसी ने कहा, एक कुलीन युवा न होने के कारण आपके पास जो ताकत है उसे प्राप्त करना बिल्कुल असंभव है। केवल वे लोग ही विरासत और पृष्ठभूमि के महत्व को समझ सकते हैं जिन्होंने ब्रह्मांड के निचले हिस्से में संघर्ष किया है। उसकी यात्रा अविश्वसनीय रूप से कठिन थी और स्वर्ग मंच के मार्शल योद्धा का पद प्राप्त करना पहले से ही उसके अत्यधिक प्रयासों का परिणाम था, जिसने कई योद्धाओं को पीछे छोड़ दिया। निम्न स्तरीय सभ्यता में एक स्वर्गीय मार्शल योद्धा किसी देश का शासक भी बन सकता है। हालांकि 5 ब्यूरियल स्टॉर्स जैसी शक्तिशाली सेना में वह सिर्फ एक ब्रह्मांड समुद्री डाकू थी। एड्स बाय पब फ्यूचर, बेशक अलग अलग स्थानों का मतलब अलग अलग मंच था। निम्न स्तरीय सभ्यताओं में संसाधन अत्यंत दुर्लभ थे और स्वर्ग स्तर के मार्शल योद्धा को तैयार करना एक महान उपलब्धि मानी जाती थी। गहन युद्ध तकनीकों और शास्त्रों का तो जिक्र ही न करें, जो निम्न स्तरीय सभ्यताओं में और भी दुर्लभ थे। ये दुर्जेय शक्ति की कमी के पीछे कारण थे। टैलेंट, जो अपने प्रयासों से स्वर्ग स्तर की मार्शल योद्धा बन गई थी और अभी भी अपेक्षाकृत युवा थी, ने उत्कृष्ट प्रतिभा दिखाई। हालांकि उसकी युद्ध शक्ति अभी भी वांग टेंग जैसे कीड़े से कमतर थी। यहाँ तक कि गुइजांग यान जैसे कुलीन शिष्यों की तुलना में भी उसे खतरे का आभास हुआ। ये सब उसकी अपर्याप्त पृष्ठभूमि के कारण था और उसकी युद्ध शक्ति केवल एक साधारण स्वर्ग मंच मार्शल योद्धा के स्तर तक ही पहुंच सकती थी। कई साधारण योद्धाओं के लिए यह उनकी लाचारी और दुख था। जब तक उन्हें अपनी युद्ध शक्ति को बढ़ाने के लिए कोई असाधारण अवसर नहीं मिलता, वे केवल सबसे साधारण प्रकार के योद्धा ही बन सकते हैं। हालांकि यदि वे ब्रह्मांड स्तर या शाश्वत स्तर तक पहुंच पाते हैं तो ये पूरी तरह से अलग कहानी है।
ब्रह्मांड के स्तर पर कोई स्थानीय अधिपति बन सकता था, जबकि शाश्वत चरण के शक्तिशाली लोग ब्रह्मांडीय पिरामिड के शिखर पर थे। यहाँ तक कि सबसे साधारण शाश्वत चरण के मार्शल योद्धा भी शाश्वत चरण के मार्शल योद्धा ही थे और उन्हें कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। कौन कहता है कि यह असंभव है? वांग टेंग ने हल्के से सिर हिलाते हुए कहा। आप अभी तक फैंटम ड्रिफ्ट टेरिटोरियल डोमेन से बाहर भी नहीं निकले हैं। आपको कैसे पता कि यह असंभव है? एड्स बाय पब फ्यूचर। तुम। ट्रेसी ने वांग टेंग के स्वर में तिरस्कार का भाव सुना और तुरंत क्रोधित हो गई। वांग टेंग ने कहा, वास्तव में मेरी राय में मजबूत बनना काफी आसान है। आसान है? ट्रेसी ने व्यंग्य किया। क्या उसे लगता था कि यह सब खाने पीने जितना आसान है? वांग टेंग ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, मेरे पास ब्रह्मांड स्तर की युद्ध तकनीकें, शास्त्र और खजाने हैं जो किसी की क्षमता को बढ़ा सकते हैं। उनके व्यवहार से ऐसा लग रहा था जैसे उनके चेहरे पर धनवान और दबंग लिखा हो। ट्रेसी क्षण भर के लिए अवाक रह गई और जटिल भाव से वांग टेंग को घूरने लगी। क्या यह आदमी गंभीर था या सिर्फ दिखावा कर रहा था? ब्रह्मांड मंच, युद्ध तकनीक और शास्त्र। क्या ब्रह्मांड मंच मार्शल योद्धा के पास ये सब हो सकता है? उसे विश्वास करना कठिन लगा, लेकिन जब उसने वांग टेंग द्वारा प्रदर्शित भयानक शक्ति के बारे में सोचा तो उसके दिल का तराजू अनायास ही विश्वास की ओर झुक गया। अगर उसके पास वे हैं भी, तो क्या हुआ? क्या वह उन्हें मुझे देगा? ट्रेसी जोर से हंस पड़ी। मैंने पहले भी कहा है, मेरे पास बहुत कुछ है। वांग टेंग को लगा कि वह क्या सोच रही थी और उसने हल्के से कहा, तो अगर तुम मुझे संतुष्ट कर सकती हो तो मुझे तुम्हारी मदद करने में कोई आपत्ति नहीं है। ट्रेसी ने अचानक अपना सिर उठाया और वांग टेंग की ओर देखा। उसका दिल अब शांत नहीं रह सका। किसी भी अन्य चीज से उसे आगे बढ़ना मुश्किल था, लेकिन अपनी ताकत बढ़ाना हमेशा से उसका लक्ष्य रहा था। क्या ये युवक वास्तव में उसे ये सब दे सकता है? उसने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन वह चीज जो वह चाहती थी उसके इतने करीब होगी। वांग टेंग ने हल्के से मुस्कुराया, ये जानते हुए कि उसने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया है। यदि आप चाहते हैं कि घोड़ा दौड़े तो आपको उसे खिलाना होगा। प्रतिभा काफी अच्छी थी और अगर वह उसका उपयोग कर सकता था तो उसे विकसित करने में कोई आपत्ति नहीं थी। अपने पास इतनी सारी तकनीकों और कौशलों के साथ एक या दो को रिहा करने से ट्रेसी को बहुत लाभ हो सकता है। नीचे के अखाड़े में लड़ाई पहले ही समाप्त हो चुकी थी और सुरक्षात्मक अवरोध समाप्त हो गया था। वांग टेंग के दिमाग में हलचल मच गई। उसने तुरंत अपनी आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाकर विशेषता बुलबुले इकट्ठा कर लिए। 5 परिवारों की प्रतिभाएं। 2 ब्रह्मांड क्षेत्र आत्मा 500, नक्षत्र बल जल तारांकन 1000, युनजांग फिजिक तारांकन 2000, युनजांग तलवार कौशल 1500, युनजांग आध्यात्मिक शास्त्र 2000, कॉस्मोस रियल्म स्पिरिट 700, तारामंडल पृथ्वी बल 1300, हेंगजांग फिजिक तारांकन 3000, हेंगजांग मुट्ठी तारांकन 2500, हेंगजांग आध्यात्मिक शास्त्र 2300। अल्पविराम। विशेषता बुलबुले की एक श्रृंखला वांग टेंग के शरीर में विलीन हो गई। वह कांप उठा। 2 प्रतिभाएं। वांग टेंग आश्चर्यचकित था। उसे एक साथ 2 प्रतिभाएं मिलने की उम्मीद नहीं थी। युनजांग काया, हेंगजांग काया। सिर्फ नामों से ही यह पता चल जाता था कि ये युनजांग और हेंगजांग परिवारों की अनोखी संरचनाएं थीं। 2 ब्रह्मांड चरण के योद्धाओं के बीच युद्ध में इन 2 बेहद खास शारीरिक संरचनाएं गिर गईं। वांग टेंग खुद को बहुत भाग्यशाली महसूस कर रहा था। जैसे ही गुण बुलबुले विलीन हुए, उसने तुरंत अपने शरीर में परिवर्तन महसूस किया। ऐसा लगा जैसे उसके भीतर एक अजीबोगरीब शक्ति बह रही थी, जो अंततः उसके गुर्दे और तिल्ली की ओर अभिसरित हो रही थी, जिससे इन दोनों अंगों में किसी प्रकार का ऊर्ध्वपतन और परिवर्तन हो रहा था। यह क्या है? वांग टेंग की नज़र अजीब हो गई। ऐसा लग रहा था कि ये दोनों शरीर आंतरिक अंगों पर असर कर रहे हैं, जो कि काफी असामान्य था। एड्स बाय पब फ्यूचर। पंचतत्व सिद्धांत के अनुसार मानव शरीर के 5 अंग पंचतत्व गुणों के अनुरूप हैं। गुर्दे और तिल्ली निश्चित रूप से जल और पृथ्वी गुणों से जुड़े थे। युनजांग और हेंगजांग परिवारों की विशेषता प्रतिभाओं को देखते हुए एक के पास जल बल था और दूसरे के पास पृथ्वी बल था, जो सुविधाजनक रूप से मेल खाता था। क्या ये हो सकता है कि 5 प्रमुख परिवारों की प्रतिभाएं इससे संबंधित हों? वांग टेंग अटकलें लगाने से खुद को रोक नहीं पाए। ऐसा नहीं था कि वह बहुत ज्यादा सोच रहा था, लेकिन ये सिर्फ संयोग था। हालांकि इस अटकल की सत्यता को सत्यापित करने के लिए वह केवल तब तक प्रतीक्षा कर सकता था जब तक कि वह 5 प्रमुख परिवारों की प्रतिभाओं को बाहर न निकाल ले। इन 2 प्रतिभाओं को प्राप्त करने के बाद वांग टेंग के मन में तुरंत ज्ञान की एक झलक उभरी। ये दोनों शारीरिक संरचनाएं संबंधित तात्विक शक्ति साधना के लिए बहुत उपयुक्त थीं। ये शरीर के अंदर एक तात्विक शक्ति निष्कर्षक होने जैसा था, जो संबंधित शक्ति की साधना को गति देता था। इस वजह से 5 प्रमुख परिवारों के मार्शल योद्धा सामान्य योद्धाओं की तुलना में अधिक शक्तिशाली थे। इसके अलावा ये शारीरिक रचनाएं ब्रह्मांड चरण के छोटे शब्दों को खोल सकती हैं।
जब वे ब्रह्मांड चरण में पहुंचते हैं तो वे अपने आंतरिक अंगों के भीतर छोटी दुनियाएं खोल सकते हैं, जिससे वे सामान्य ब्रह्मांड चरण के मार्शल योद्धाओं की तुलना में बहुत अधिक दुर्जय बन जाते हैं। वांग टेंग को अचानक उस स्थानिक दृष्टि का ख्याल आया जो उसने हाल ही में हासिल की थी, जो आंखों के भीतर एक स्थान बना सकती थी। क्या यह इन दोनों शारीरिक संरचनाओं से बहुत मिलती जुलती नहीं थी? मानव शरीर सचमुच एक खजाना है जिसमें बहुत से गहन रहस्य छिपे हैं। वांग टेंग आह भरने से खुद को रोक नहीं सका। ऐसा लगता था कि मानव शरीर में अनंत रहस्य समाये हुए हैं। जब आपको लगता था कि आपने सब कुछ अच्छी तरह से खोज लिया है और समझ लिया है, तो नए रहस्य सामने आते थे जिससे आपको एहसास होता था कि यह तो बस शुरुआत थी। यूनजांग शारीरिक गठन 2000/10,000 प्रथम श्रेणी। हिंगजांग शारीरिक गठन 3000/10,000 प्रथम श्रेणी। प्रतिभा विशेषताओं के अलावा कुछ आत्मा और बल विशेषताएं भी थीं, लेकिन वे बहुत अधिक नहीं थीं और वांग टेंग की तत्काल सफलता में सहायक नहीं हो सकती थी, इसलिए उन्होंने उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। हालांकि उनकी विशेष रुचि निम्नलिखित तकनीकों और कौशलों में थी। इनमें से एक था यूनजांग परिवार का यूनजांग तलवार कौशल और यूनजांग आध्यात्मिक शास्त्र। दूसरा था हिंगजांग परिवार का हिंगजांग मुट्ठी और हिंगजांग आध्यात्मिक शास्त्र। जैसे ही विशेषता बुलबुले एकीकृत हुए, वांग टेंग के दिमाग में 4 मानव छायाएं प्रकट हुईं। उनमें से 2 लोग पैर मोड़कर बैठे थे और साधना में लीन थे, और उनके शरीर पर विशेष ऊर्जा परिसंचरण मार्ग दिखाई दे रहे थे। वांग टेंग ने ध्यान से देखा और कुछ दिलचस्प बातें पता चलीं। एड्स बाय पब फ्यूचर। यूनजांग आध्यात्मिक शास्त्र का ऊर्जा परिसंचरण मार्ग गुर्दों के आसपास केंद्रित है, उन्हें केंद्र के रूप में प्रयोग किया जाता है और फिर पूरे शरीर में प्रसारित किया जाता है। दूसरी ओर हिंगजांग आध्यात्मिक शास्त्र ने तिल्ली को केंद्रीय बिंदु के रूप में इस्तेमाल किया, इसे कोर माना और फिर पूरे शरीर में विकीर्ण किया। स्पष्ट रूप से दोनों तकनीकों को उनकी संबंधित जन्मजात प्रतिभाओं के पूरक के रूप में डिजाइन किया गया था। यदि किसी बाहरी व्यक्ति द्वारा इसका अभ्यास किया जाता तो यह असंभव होता, क्योंकि उनके आंतरिक अंग इसका समर्थन करने में सक्षम नहीं होते। साधारण मार्शल योद्धाओं के आंतरिक अंगों में भी इसी तरह की विशेषताएं होती थीं, लेकिन ये तकनीकें पूरी तरह से आंतरिक अंगों पर ही निर्भर थीं। परिसंचरण में बहुत अधिक बल था। अगर साधारण मार्शल योद्धाओं द्वारा अभ्यास किया जाता तो समस्याएं होने की संभावना थी। इस तरह इन दोनों परिवारों को इस बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं थी कि उनकी तकनीकें बाहर लीक हो जाएंगी, क्योंकि अन्य लोग उनका अभ्यास नहीं कर सकते थे। वांग टेंग खुद को भाग्यशाली महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाया। अगर उसे ये दोनों शारीरिक बनावट नहीं मिली होती तो ये तकनीकें बेकार हो जातीं। ये दोनों तकनीकें शाश्वत अवस्था की थीं, लेकिन वे अधूरी थीं। उन्हें केवल ब्रह्मांड अवस्था तक ही विकसित किया जा सकता था और कोई अनुवर्ती साधना विधियां नहीं थीं। यूनजांग आध्यात्मिक शास्त्र शाश्वत चरण 2000-5000 आधार अपूर्ण। ब्रह्मांड चरण। हिंगजांग आध्यात्मिक शास्त्र शाश्वत चरण 2300/5000 आधार अपूर्ण। ब्रह्मांड चरण। प्रकाश की अन्य 2 धाराओं में से एक तलवार चलाने की तकनीक का अभ्यास कर रही थी, जबकि दूसरी मुट्ठी चलाने की तकनीक का अभ्यास कर रही थी। वांग टेंग के मन में अंतर्दृष्टि की लहरें बहने लगीं, जिससे उसे दोनों युद्ध कौशलों के बारे में शीघ्रता से थोड़ी समझ प्राप्त हो गई। यूनजांग तलवार कौशल अनंत चरण 1500-5000 आधार। हिंगजांग मुट्ठी अनंत चरण 2500/5000 आधार। ये दोनों युद्ध तकनीकें शाश्वत चरण पर थीं, इसलिए उन्हें समझना कठिन था। हालांकि वांग टेंग तुरंत ही आधार चरण तक पहुंचने में कामयाब रहे। प्राप्त गुण मूल्यों से वांग टेंग को तुरंत समझ में आ गया कि हिंगजांग पू केवल दूसरे स्तर के ब्रह्मांड चरण पर होने के बावजूद यूनजांग जिंग को कैसे हरा सका। हिंगजांग पू द्वारा सीखी गई युद्ध तकनीकें और शास्त्र यूनजांग जिंग की तुलना में अधिक कुशल थे। अन्यथा वह यूनजांग जिंग की तुलना में अधिक विशेषता बुलबुले नहीं गिराता। ये सबसे सहज अभिव्यक्ति थी। इस बार फसल खराब नहीं थी और वांग टेंग बहुत अच्छे मूड में था। इस 5 ब्यूरियल्स होटल में आना वाकई सही फैसला था। अगर वह यहाँ नहीं आता तो वह हिंगजांग परिवार और यूनजांग परिवार के रहस्यों को इतनी जल्दी नहीं समझ पाता। यदि वह अन्य 3 प्रमुख परिवारों के गुण बुलबुले उठा सकता है तो वह उन्हें आसानी से गोल कर सकता है। वांग टेंग ने अपनी ठोड़ी को सहलाया और सोचा कि इस अवसर का लाभ कैसे उठाया जाए। एड्स बाय पब फ्यूचर। भाई गुइजांग यान पार्षद कब आएंगे? गुइजांग जू पूछे बिना नहीं रह सका। वांग टेंग वास्तविकता में वापस आ गया, अपने कान खड़े करते हुए भोजन का आनंद ले रहा था। ट्रेसी भी दिलचस्पी लेने लगी, चुपके से सुनने के लिए झुक गई। उसे अभी भी संदेह था कि उसके सामने काले बालों वाला युवक शायद पार्षद हो सकता है। शायद वह इन 5 प्रमुख परिवारों के युवा योद्धाओं से कुछ जानकारी प्राप्त कर सके। मुझे नहीं पता, बूढ़े आदमी ने कहा था कि वह जल्द ही यहाँ आ जाएगा, गुइजांग यान ने जवाब दिया। शायद वह आने से डर रहा है। पीछे से कोई हंसा। डर गए?
अगर वह आने से डरता है तो यह मेरे लिए बहुत बड़ी निराशा होगी। गुइजांग यान ने अपना सिर हिलाया। इस बार यह ब्रह्मांड मंच का मार्शल योद्धा क्यों है? क्या तार्कीय अकादमियों के पार्षद सभी शक्तिशाली नहीं थे? गुइजांग जू ने उत्सुकता से पूछा। मैंने सुना है कि वह एक असाधारण प्रतिभाशाली व्यक्ति है, इसीलिए उस बूढ़े व्यक्ति ने मुझे बाहर आने के लिए कहा। गुइजांग यान ने शांति से उत्तर दिया। ब्रह्मांड मंच मार्शल योद्धा, असाधारण प्रतिभा। ट्रेसी के दिमाग में हलचल मच गई। अवचेतन रूप से उसने अपने सामने काले बालों वाले युवक पर नजर डाली। उसकी अभिव्यक्ति अपरिवर्तित रही और उसके मुंह के कोने पर एक हल्की मुस्कान बनी रही, जो उसके आसपास होने वाली सामयिक चर्चाओं के प्रति उदासीन प्रतीत हो रही थी। लेकिन उसे धीरे धीरे यकीन हो रहा था कि उसके सामने खड़ा व्यक्ति वही पार्षद है जिसका जिक्र किया गया था। ताकत और हैसियत, दोनों ही मामलों में वह बताए गए वर्णन से मेल खाता था। स्टेलर अकादमियों से एक प्रतिभाशाली व्यक्ति। मेरी जिज्ञासा बढ़ती जा रही है। मुझे आश्चर्य है कि क्या वह भाई गुइजांग यान जितना ही शक्तिशाली है। गुइजांग जू की आंखें चमक उठीं। गुइजांग यान, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी जल्दी आ जाओगे। इसी समय रेस्तरां के प्रवेश द्वार से एक आवाज आए और कई आकृतियां अंदर आईं। गुइजांग यान के चेहरे पर भाव बदल गए और वह पलटकर देखने लगा। उसने अपनी आंखें थोड़ी सी खोल लीं। युनजांग जियाओ, तुम भी यहाँ हो? चूंकि स्टेलर अकादमी के पार्षद आ रहे हैं, इसलिए स्वाभाविक रूप से मुझे भी आना होगा, युनजांग शियाओ ने उत्तर दिया। वह काले कपड़े पहने हुए था और उसका चेहरा ठंडा और उदासीन था, जिससे असहज ठंड लग रही थी। और मैं, युनजांग जियाओ के पीछे से एक और आकृति प्रकट हुई। यह एक मजबूत छोटे बालों वाला युवक था। वह एक शक्तिशाली उपस्थिति के साथ सीढ़ियों से ऊपर चला गया, जिससे दमन का पूरा एहसास हो रहा था। हिंगजांग मो। इन व्यक्तियों के आगमन को देखकर बहुत से लोग आश्चर्यचकित थे। गुइजेंग परिवार से गुइजेंग यान यहाँ थे, युनजांग परिवार से युनजांग शियाओ यहाँ थे, और अब हिंगजांग परिवार से हिंगजांग मो भी आ चुके थे। वे सभी 5 प्रमुख परिवारों से शीर्ष ब्रह्मांड मंच प्रतिभाएं थीं। तो क्या अन्य 2 प्रमुख परिवारों के प्रतिभाशाली लोग भी आएंगे? भीड़ उत्साह से भरी हुई थी। एक ही समय में सभी 5 प्रमुख परिवारों के प्रतिभाशाली लोगों को देखना आसान नहीं था। कृपया बैठ जाइए। गुइजांग यान का भाव शांत रहा और उसने उन्हें बैठने का इशारा किया। हिंगजांग मो और युनजांग शियाओ ने मना नहीं किया। वे सीढ़ियों से ऊपर चले गए और गुइजांग यान के ठीक सामने बैठ गए। गुइजांग जू ने सहजता से रास्ता बना लिया, क्योंकि उसे एहसास हो गया था कि अब उसके बैठने के लिए कोई जगह नहीं है। क्या तुम्हारे दिमाग में कुछ गड़बड़ है? एक, सभी लोग यहाँ हैं। जब वांग टेंग युनजांग शियाओ और हिंगजांग मो को देख रहा था तो अचानक हल्की हंसी गूंजी, जिससे सभी लोग थोड़ा चौंक गए। वह भी उत्सुक था और उसने इधर उधर देखा। एक महिला रेस्टोरेंट में आई, जो हरे रंग की पोशाक पहने हुए थी। उसका चेहरा आकर्षक था और उसका नाजुक शरीर बेहद सौम्य लग रहा था। हालांकि उसके सुंदर चेहरे पर एक उदासीन मुस्कान की झलक थी, जो एक असाधारण स्वभाव को प्रदर्शित कर रही थी जो सामान्य से बहुत दूर था। ये जांग शिनुओ। कई लोगों ने सीधे तौर पर महिला का नाम पुकारा और कुछ पुरुषों ने तो उसे गहरी निगाहों से देखा। अरे वांग टेंग, ये लड़की बहुत अच्छी लग रही है। राउंड बॉल की आवाज़ वांग टेंग के दिमाग में गूंज उठी। इसका मुझसे क्या लेना देना है? वांग टेंग ने आंखें घुमाईं, कुछ अवाक महसूस करते हुए। अब जब आप 5 ब्यूरियल स्टॉर्स पर युवा पीढ़ी के लिए पर्यवेक्षक पार्षद हैं, तो आप उसका पीछा करने के लिए अपने अधिकार का उपयोग कर सकते हैं। अपने आसपास के उन टोडों की निगाहों को देखें। यदि आप उसे नीचे ले जाते हैं तो निस्संदेह आप उनकी प्रशंसा अर्जित करेंगे, राउंड बॉल ने सुझाव दिया। आप हास्यास्पद हैं। अगर मैं उसे ले जाऊंगा तो मुझे डर है कि मैं सार्वजनिक दुश्मन बन जाऊंगा, वांग टेंग ने जवाब दिया। ट्रेसी की नज़र भी यिजांग शिनुओ पर पड़ी और उसकी आंखों में एक तेज चमक उठी। हालांकि इस महिला की शक्ल सूरत उसके जैसी नहीं थी, लेकिन वह निस्संदेह एक बेहतरीन पसंद थी। उसकी तुलना में महिलाएं समान सुंदरता वाले अन्य लोगों पर अधिक ध्यान देती हैं और वह कोई अपवाद नहीं थीं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। यिजांग शिनुओ ने उसकी निगाहों को नोटिस किया और अवचेतन रूप से अपना सिर घुमाकर देखने लगी। हालांकि जब उसने एक साधारण सी दिखने वाली महिला को देखा तो उसे कुछ आश्चर्य हुआ। अभी जो भावना थी वह एक साधारण महिला की एक सुंदरी के प्रति सामान्य ईर्ष्या और जलन नहीं थी, बल्कि एक योग्य प्रतिद्वंद्वी से मुठभेड़ की भावना थी, एक पारस्परिक समझ थी। एक सुंदर स्त्री का दूसरी सुंदर स्त्री को देखने का नजरिया एक साधारण स्त्री के नजरिए से भिन्न होता है। इसके अलावा यिजांग शिनुओ की निगाहों के सामने दूसरी महिला ने अपना धैर्य और आत्मविश्वास बनाए रखा, जिससे स्थिति और भी अधिक भ्रमित करने वाली हो गई। यिजांग शिनुओ की नज़र वांग टेंग के चेहरे पर पड़ी। वह दंग रह गई। वह बहुत सुंदर था। 5 दफन सितारों को ऐसा सुंदर युवक कब मिला? यिजांग शिनुओ किसी के मोह में पड़ने वाला व्यक्ति नहीं था। ऐसा इसलिए था क्योंकि वांग टेंग अपना रूप बदलने के बाद भी अत्यधिक सुंदर था।
इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि अत्यधिक सुंदर दिखने से अनजाने में ही महिलाओं के बीच आपकी लोकप्रियता बढ़ सकती है। वांग टेंग ने देखा कि ये जांग शिननुओ उसकी ओर देख रही है, इसलिए वह कुछ पल के लिए आश्चर्यचकित हो गया। उसने तुरंत प्रतिक्रिया दी और उसकी ओर सिर हिलाया। ये जांग शिननुओ ने भी बिना किसी कारण के उसकी ओर सिर हिलाया। अचानक चौंककर उसे एहसास हुआ कि उसने किसी अजनबी को जवाब दिया था। आसपास के लोग भी दंग रह गए। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ये जांग शिननुओ ने एक अजनबी की ओर सिर हिलाया। वह आदमी कौन था? जैसे ही यह प्रश्न सामने आया, कई लोगों ने वांग टेंग का रूप देखकर तुरंत समझ लिया। अरे, वह तो बहुत सुंदर था। क्या ऐसा हो सकता है कि 5 दफन सितारों की युवा पीढ़ी के बीच सबसे खूबसूरत प्रतिभाशाली ये जांग शिनुओ को ऐसे ही मोहित कर लिया गया हो? नहीं, बहुत से लोग मन ही मन विलाप करने लगे। शिनुओ, तुम इस खूबसूरत लड़के के प्यार में नहीं पड़ना चाहती थी, है न? अचानक एक हाथ ये जांग शिनुओ की गर्दन के चारों ओर लिपटा हुआ था और चिढ़ाने वाले लहजे में बोला, बहन युन, तुम मुझे फिर से चिढ़ा रही हो। ये जांग शिननुओ बिना अपना सिर घुमाए ही समझ गई कि उसके पीछे कौन है। उसने असहाय स्वर में कहा, बहन जिनुओ, ऐसा इसलिए है क्योंकि आप हमेशा दिलचस्प रही हैं। ये जांग जिनुओ के पीछे से एक सिर झांकता हुआ एक आकर्षक मुस्कान के साथ बोल रहा था। ये शौजांग कयुन है। अद्भुत। 5 ब्यूरियल परिवारों की सभी शीर्ष प्रतिभाएं एकत्रित हुई हैं। क्या नजारा है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि स्टेलर अकादमी का एक काउंसलर इतने सारे प्रतिभाशाली लोगों को आकर्षित करेगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वह अकादमी मध्यस्थता संघ का एक पार्षद है। हालांकि हमें इस तथाकथित पार्षद में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन उसकी पहचान और स्थिति को कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। अल्पविराम। शौजांग कयुन के आगमन के साथ ही आसपास का वातावरण चर्चाओं से गूंज उठा। बहन जिनुओ, बहन कयुन, वहां खड़ी मत रहो, आओ और बैठो। गुइजांग जुओ मुस्कुराते हुए दौड़कर आया और दोनों महिलाओं को उस तरफ की सीटों की ओर खींच लिया। उनके बैठने के बाद 5 प्रतिभाशाली लोग बातचीत करने लगे। जिनुओ, बहुत समय हो गया मिलते हुए। हिंगजांग मो ने उत्सुकता से ये जांग जिनुओ को देखा। काफी समय हो गया है। हर कोई साधना में व्यस्त रहा है और बाहर आने का समय नहीं मिला। ये जांग शिननुओ ने हल्के से मुस्कुराया। बहन जिनुओ ब्रह्मांड के शिखर पर पहुंच गई हैं, है ना? शौजांग कयुन ने हंसते हुए कहा। हाँ, ये जांग जिननुओ ने सिर हिलाया। उसके मंच के बारे में छिपाने के लिए कुछ भी नहीं था, क्योंकि यह जरूरी नहीं कि उसकी असली ताकत का प्रतिनिधित्व करता हो। हमें लड़ते हुए बहुत समय हो गया है। मुझे आश्चर्य है कि अब तुम कितने मजबूत हो। क्या तुम मेरे साथ मैच के लिए आना चाहोगे? हिंगजांग मो की आंखें चमक उठी जब उसने कहा, पार्षद आने वाले हैं, हमें जल्दी या बाद में मौका मिलेगा। जल्दी क्यों करें? ये जांग शिननुओ ने सहजता से कहा। तुम सही हो। हिंगजांग मो ने सिर हिलाया और मामले को आगे नहीं बढ़ाया। मुझे उस पार्षद की ताकत के बारे में आश्चर्य है। शौजांग कयुन ने पूछा। हम अतीत में अकादमी मध्यस्थता संघ के सभी पार्षद हमारे मजबूत योद्धाओं से हार गए थे, है न? मुझे नहीं लगता कि स्टेलर अकादमियों की प्रतिभाएं इतनी प्रभावशाली हैं, गुइजांग यान ने कहा। हालांकि यह सच है, लेकिन इसकी एक कीमत चुकानी पड़ी। ये जांग शिननुओ ने अपना सिर हिलाया। इस बार जो पार्षद आया है वह सिर्फ एक ब्रह्मांड मंच मार्शल योद्धा है। मैं देखना चाहता हूं कि क्या वह मुझे कोई सुखद आश्चर्य दे सकता है। मैं उसे 5 दफन सितारों की प्रतिभाओं की ताकत समझाऊंगा, युनजांग जियाओ ने ठंडे स्वर में कहा। युनजांग जियाओ, जब मैंने पिछली बार तुम्हारे साथ लड़ाई की थी तो तुम्हारी युनजांग तलवार कौशल 5वीं तलवार तक पहुंच गई थी। मुझे आश्चर्य है कि अब तक तुमने कितनी तलवारों में महारत हासिल कर ली है। हिंगजांग मो ने पूछा। बेटा, क्या तुम्हारे दिमाग में कुछ गड़बड़ है? क्या आप इसे आजमाना चाहते हैं? युनजांग जियाओ ने उसकी ओर देखा। हे, मैं इसे आजमाना चाहता हूँ। हिंगजांग मो ने बेबाकी से कहा। वह पार्षद मेरा है, आप लोगों को इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। बस शो का आनंद लें। गुइजांग यान ने अचानक कहा। क्या मजाक है? हम तुम्हें मशहूर होने का मौका क्यों देंगे? हिंगजांग मो ने कहा। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी ताकत मुझसे मुकाबला कर सकती है? क्या तुम भूल गए हो कि पिछली बार तुम कैसे हार गए थे? गुइजांग यान ने व्यंग्य किया। हमारी आखिरी लड़ाई को कई साल हो गए हैं। क्या आपको लगता है कि हम बिल्कुल भी नहीं सुधरे हैं? युनजांग जियाओ ने ठंडे स्वर में कहा। यहाँ बातचीत जानबूझकर छिपाई नहीं गई थी और वांग टेंग और अन्य लोगों ने स्वाभाविक रूप से सब कुछ स्पष्ट रूप से सुना। वांग टेंग, ऐसा लगता है कि वे तुम्हें प्रसिद्धि की सीढ़ी मानते हैं। अगर वे तुम्हें हरा देते हैं तो वे स्टेलर अकादमियों में प्रसिद्ध हो सकते हैं। वे वाकई बहुत गणनात्मक हैं। राउंड बॉल ने ठहाका लगाया। यह इस बात पर निर्भर करता है कि उनमें ताकत है या नहीं। वांग टेंग को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा, वह हल्का सा मुस्कुराया। ओह, तुम लोग बहुत बोरिंग हो। जब भी तुम मिलते हो तो बस लड़ाई होती है। क्या तुम कुछ दिलचस्प बात नहीं कर सकते?
शौजांग कयुन ने आलस से हाथ फैलाया, खड़ा हुआ और कहा, मैं तुम लोगों के साथ नहीं खेल रहा हूँ। मैं वहाँ उस खूबसूरत लड़के से बात करने जा रहा हूँ। युनजांग जियाओ और हेंगजांग मो को अपनी आंखों के कोनों में झपकियाँ महसूस हुईं। बहन जिननुओ, क्या आप मेरे साथ शामिल होना चाहती हैं? मैं देख रहा हूँ कि आप भी उस खूबसूरत लड़के में काफ़ी दिलचस्पी रखती हैं। शौजांग कयुन ने यिजांग जिननुओ को देखा और चंचलता से पूछा। वह बस एक अच्छा दिखने वाला आदमी है। आमतौर पर उसके जैसे लोग केवल सतह पर अच्छे होते हैं, लेकिन उनमें कोई दम नहीं होता। गुइजांग ज्ञान ने तिरस्कार से वांग टेंग की ओर देखा। बिल्कुल, जो आदमी सिर्फ अच्छा दिखता है वह अच्छा नहीं होता। ये बच्चा ऐसा दिखता है जैसे इसमें कोई ताकत ही नहीं है। मैं इसे एक हाथ से कुचल सकता हूँ। हेंगजांग मो ने यिजांग शिनुओ को देखा और जल्दी से कहा, जैसे कि उसे डर हो कि वह सहमत हो सकती है। उथला। युनजांग जियाओ ने शौजांग कईयू के प्रति अपना तिरस्कार व्यक्त करने के लिए ये शब्द उगल दिया। वांग टेंग, हा। राउंड बॉल जोर से हंस पड़ा। ट्रेसी की निगाहें अजीब हो गईं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वांग टेंग अवाक रह गया। बिना कुछ किए ही उसे फंसा दिया गया। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वह महिला उसके पास आकर बातचीत करने की पहल करेगी। क्या हो रहा था? क्या उसके लिए मुसीबत आने वाली थी? हालांकि यिजांग जिन्नुओ ने सिर हिलाया। ठीक है, देखा आपने, हम कितने उथले हैं। शौजांग कयुन ने हंसते हुए युनजांग जियो और अन्य लोगों से कहा। इसके बाद शौजांग कयुन और यिजांग शिनुओ हाथ में हाथ डाले वांग टेंग की मेज की ओर चले गए, जिससे युनजांग जियाओ और अन्य दो युवक एक अजीब सी खामोशी में डूब गए। गुइजांग जो अपना चेहरा ढकना चाहती थी। ये तीनों भाई सीधे साधे थे। हालांकि वह बड़ा भाई काफी सुंदर लग रहा था। उसे भी उसके पास जाकर उससे बात करने का मन हुआ, बस बात करने के लिए। लेकिन युनजांग जियाओ और अन्य लोगों के हाव भाव देखकर उसे लगा कि अगर वह वहां गई तो उनकी भावनाओं को ठेस पहुंच सकती है। वह दुविधा में थी। वांग टेंग असहाय होकर देखता रहा कि शौजांग कयुन और यिजांग शिनुओ सीधे उसकी मेज की ओर चले गए। उसे थोड़ा सिर दर्द होने लगा। अगर उसे पता होता कि ऐसा होगा तो वह एक साधारण रूप धारण कर लेता। उसने अपना रूप बदलकर सुंदर बना लिया क्योंकि उसे इसकी आदत हो गई थी। साथ ही इससे उसके लिए चीज़ें आसान हो जाती थीं। कभी कभी किसी को यह स्वीकार करना पड़ता है कि एक सुंदर व्यक्ति के आसपास रहना बहुत आरामदायक हो सकता है। कौन सोच सकता था कि थोड़ा अधिक सुंदर होने मात्र से दो प्रमुख परिवारों की शीर्ष प्रतिभाएं आपकी ओर आकर्षित हो जाएंगी। वास्तव में वह नहीं जानता था कि यिजांग शिनुओ और शौजांग कयुन के आने का कारण सिर्फ उसकी उपस्थिति नहीं थी, बल्कि उसका स्वभाव था। स्वभाव कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे दिखावट बदलकर बदला जा सके। वांग टेंग ने अनजाने में ही इसका कुछ हिस्सा प्रकट कर दिया। वे वांग टेंग की पहचान के बारे में बहुत उत्सुक थे। बहुत समय हो गया था जब ऐसा उत्कृष्ट युवक 5 ब्यूरियल्स टॉस पर दिखाई दिया था। 5 ब्यूरियल्स होटल में हुई इस मुठभेड़ को भाग्य माना जा सकता है। इसके अलावा उन्हें संदेह था कि यह व्यक्ति उस पार्षद के लिए यहाँ आया होगा। क्या आप बुरा मानेंगे अगर हम यहीं बैठें? शौजांग कयुन ने वांग टेंग की ओर एक आकर्षक मुस्कान बिखेरी और पूछा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मुझे आपत्ति है, वांग टेंग ने उत्तर दिया। धन्यवाद। तुमने क्या कहा? शौजांग कयुन यिजांग जिननुओ को बैठाने के लिए खींचने ही वाली थी कि अचानक उसे एहसास हुआ कि युवक ने क्या कहा। उसका पूरा शरीर स्तब्ध रह गया और उसे लगा कि वह कुछ सुन रही है। इस आदमी ने उसे अस्वीकार कर दिया। क्या वह मजाक कर रहा था? क्या वह हाल ही में बदसूरत हो गई थी, या यह आदमी अंधा था? यिजांग शिननुओ ने भी आश्चर्य से वांग टेंग को देखा, थोड़ा अवास्तविक महसूस किया। उन्हें पहले कभी अस्वीकार नहीं किया गया था। ये पहली बार था। उनके आसपास के लोग हैरान थे। क्या इस आदमी को शायद महिलाओं में कोई दिलचस्पी नहीं थी? बूम! एक क्षण की स्तब्ध चुप्पी के बाद हेंगजांग मो ने अचानक मेज पर थपकी दी, क्रोधित होकर, और कहा, बच्चे, क्या तुम्हारे दिमाग में कुछ गड़बड़ है? वांग टेंग, ये स्क्रिप्ट सही नहीं थी। मैंने उन्हें मना कर दिया। क्या तुम्हें खुश नहीं होना चाहिए? इसके बजाय तुम नाराज क्यों हो रहे हो? ट्रेसी अवाक दिखी, लेकिन अचानक उसे राहत महसूस हुई। ये सीधा साधा आदमी ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसके मन में कोई अनुचित विचार आए। ये बिल्कुल असंभव था। वांग टेंग, तुम वाकई बहुत अच्छे हो, राउंड बॉल ने कहा। शौजांग कयुन हेंगजांग मो के सामने खड़ी थी, उसकी छाती थोड़ी ऊपर नीचे हो रही थी। उसने गहरी सांस ली और व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ पूछा, क्यों? क्या हम दोनों तुम्हारे सामने बैठने के योग्य नहीं हैं? नहीं, मैं आपके सामने बैठने के योग्य नहीं हूँ। दो खूबसूरत महिलाओं का कृपापात्र बनना मेरे लिए सम्मान की बात है, लेकिन मैं इसे संभाल नहीं सकता, वांग टेंग ने कहा। अब वह और भी उत्सुक हो गई थी। दूसरे पुरुष उन्हें पहल करते देखकर पहले ही उनकी तारीफों की बौछार कर देते। लेकिन यह आदमी नियम के विरुद्ध जा रहा था और बिना किसी दिखावे के बहुत ही सीधे सीधे अपनी चिंताएं व्यक्त कर रहा था।
चिंता मत करो, हमारे यहाँ होने से वे तुम्हारे साथ कुछ भी करने की हिम्मत नहीं करेंगे। ये जांग शिननुओं ने हेंग ज़ांगमो और अन्य लोगों को देखा और कहा, वह पहले से ही मुझे मारना चाहता है। वांग टेंग ने असहाय भाव से कहा, हेंग ज़ांगमो, तुम वापस जाओ और बैठ जाओ, ये जांग शिनुओं ने कहा। ये व्यक्ति अब मेरा दोस्त है, अगर तुमने उसे छूने की हिम्मत की तो तुम मेरे दुश्मन बन जाओगे। अब वह और भी उत्सुक हो गई थी। दूसरे पुरुष उन्हें पहल करते देखकर पहले ही उनकी तारीफों की बौछार कर देते, लेकिन यह आदमी नियम के विरुद्ध जा रहा था और बिना किसी दिखावे के बहुत ही सीधे सीधे अपनी चिंताएं व्यक्त कर रहा था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। यदि बात सिर्फ इतनी ही होती कि कोई व्यक्ति अत्यधिक डरपोक और काया होता तो यह उनके निरंतर ध्यान देने योग्य नहीं होता, लेकिन कुछ हद तक दुखी दिखने के बावजूद उसने डर का कोई लक्षण नहीं दिखाया। वास्तव में उसने ये कहने की हिम्मत भी की कि हेंग ज़ांगमो उसे उसके सामने ही मारना चाहता था। क्या ये डरपोकता थी? स्पष्टतः नहीं, वह हेंग ज़ांगमो से नहीं डरता था। ऐसे व्यक्ति के पास या तो पर्याप्त व्यक्तिगत शक्ति होती थी या उसकी पृष्ठभूमि जटिल होती थी, या शायद दोनों ही होते थे। बेशक वह ये भी देखना चाहती थी कि क्या ये लड़का उसके साथ मुश्किलें मोल ले रहा है। यदि वह ऐसा था तो उसे यह बताने में कोई आपत्ति नहीं थी कि उसके यजांग परिवार की महिलाएं क्या करने में सक्षम थीं। यजांग शिननुओ जो सोच सकती थी, शौजांग कयुन ने भी वही सोचा। जब उसने जिज्ञासा से वांग टेंग को देखा तो उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक चमक उठी। हेंग ज़ांगमो निराश हो गया। उसने वांग टेंग को घूरते हुए कहा, शिनुओ, अपने आप को धोखा मत दो, मेरे मामले से आपका कोई लेना देना नहीं है। यजांग शिननुओ ने उदासीनता से कहा। हम्फ। हेंग ज़ांगमो की अभिव्यक्ति अप्रिय हो गई। आखिरकार बैठने से पहले उसने ठंडी सांस ली। गुइजांग यान और युनजांग शियाओ ने कोई कदम नहीं उठाया। उन्होंने वांग टेंग की ओर देखा और उन्हें लगा कि यह काले बालों वाला युवक कुछ खास है। वे ये भी देखना चाहते थे कि यजांग शिनुओ और शौजांग कयुन क्या पता लगा सकते हैं। अब क्या हम बैठ सकते हैं? शौजांग कयुन मुस्कुराया। सुंदर महिलाओं, मुझसे इतनी दुश्मनी क्यों रखती हो? उसके चेहरे को देखो, शायद वह मुझसे नफरत करता है। एक बार जब तुम चली जाओगी तो वह निश्चित रूप से मुसीबत की तलाश में आएगा। वांग टेंग ने आह भरी। हेंग ज़ांगमो, ये बदमाश हर मोड़ पर उसका अपमान कर रहा है। ये तो हद हो गई। चिंता मत करो, अगर मैं कहूं कि वह तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा तो वह नहीं पहुंचाएगा। येजांग जिननुओ ने आश्वासन दिया और बोलते हुए वह शालीनता से अपनी सीट पर बैठ गई। आप कहाँ से आए हैं? आप परिचित नहीं लगते, शौजांग कयुन ने मुस्कुराते हुए पूछा। मैं एक ब्रह्मांड अन्वेषक हूँ जो बिना किसी निश्चित स्थान के इधर उधर भटक रहा हूँ, वांग टेंग ने सहजता से कहा, क्योंकि वह पहले से ही अपने लिए एक उपयुक्त पहचान सोच चुका था। यदि वह कहे कि वह ब्रह्मांड अन्वेषक है तो कोई भी उसकी पृष्ठभूमि का पता नहीं लगा सकेगा। इसके अलावा उसे ब्रह्मांड खोजकर्ताओं के बारे में कुछ जानकारी थी। इससे पहले भाड़े के नेता वेरियन ने, जिसे उसने पकड़ लिया था, ब्रह्मांड खोजकर्ताओं की डायरी सौंप दी थी। कुछ प्रविष्टियां पढ़ने के बाद उसे विश्वास हो गया कि वह बाहरी लोगों को बेवकूफ़ बना सकता है। उसे उजागर होने का डर नहीं था। बेशक दिखावे को बनाए रखने के लिए कहानी कहने का कौशल बहुत महत्वपूर्ण था और इस कौशल में वह काफ़ी अच्छे थे। ब्रह्मांड अन्वेषक, येजांग शिननुओ और अन्य लोग दंग रह गए। फिर वे चकित हो गए। क्या आप वास्तव में ब्रह्मांड अन्वेषक हैं? शौजांग कयुन ने आश्चर्य से पूछा। रता एक क्षमता है, एक मनोरंजन। ब्रह्मांड अन्वेषक। ब्रह्मांड अन्वेषक के रूप में वांग टेंग की पहचान के रहस्योद्घाटन से उनके आसपास के सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। ब्रह्मांड खोजकर्ता असाधारण रूप से दुर्लभ व्यक्ति थे जो अपने व्यापक ज्ञान, समृद्ध अनुभवों और अक्सर प्रभावशाली कौशल के लिए जाने जाते थे। ब्रह्मांड की विशालता में यात्रा करते समय उनके सामने आए रहस्यों के कारण उनकी उपस्थिति हमेशा ध्यान आकर्षित करती थी। इस प्रकार एक ब्रह्मांड अन्वेषक की उपस्थिति ने स्वाभाविक रूप से उनका ध्यान आकर्षित किया। शौजांग कयुन की पूछताछ के जवाब में वांग टेंग ने सीधे उत्तर नहीं दिया, बल्कि सहजता से कहा, मैं 5 ब्यूरियल स्टोर्स के पास से गुजर रहा था और मैंने सुना कि अकादमी मध्यस्थता संघ का एक पार्षद आने वाला था, इसलिए मैंने एक नज़र डालने का फैसला किया। शौजांग कयुन और येजांग जिननुओ ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराते हुए बातचीत जारी रखी। यह एक संयोग है, पार्षद अगले कुछ दिनों में आ जाना चाहिए। सचमुच ऐसा लगता है कि मैंने अपनी यात्रा का समय बिल्कुल सही चुना, वांग टेंग ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। तुम्हें अभी अभी हमारे नाम सुनने चाहिए थे। क्या हम जान सकते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है? येजांग शिननुओ ने पूछा। मेरा नाम हानझू है। वांग टेंग मुस्कुराया और अपने सीनियर का नाम लिया। हानझू। येजांग जिननुओ ने अपना नाम दोहराया, थोड़ा सिर हिलाया और मुस्कुराया। हम हमेशा ब्रह्मांड खोजकर्ताओं के बारे में उत्सुक रहे हैं। क्या आप हमारे साथ कुछ जादुई जगहों के बारे में बता सकते हैं जहां आप गए हैं? हम अपने क्षितिज को व्यापक बनाना पसंद करेंगे।
यदि आप सुंदर महिलाएं रुचि रखती हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। वांग टेंग ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और कहानियां सुनाना शुरू किया। उसने खोजकर्ता की डायरी में कई अजीबोगरीब और काल्पनिक ग्रहों के बारे में पढ़ा था। इन कहानियों का इस्तेमाल करके इन दोनों महिलाओं की दिलचस्पी जगाना अभी भी संभव था। दोनों महिलाओं ने बड़ी दिलचस्पी से उनकी बातें सुनी। यहाँ तक कि आसपास के युवा योद्धा भी, जो शुरू में अधीर थे, शांत हो गए। ट्रेसी ने भी वांग टेंग को जिज्ञासा और अविश्वास के मिले जुले भाव से देखा। क्या ये हो सकता है कि उसके सामने खड़ा युवक वास्तव में ब्रह्मांड का खोजकर्ता था? एक क्षण के लिए रेस्तरां केवल वांग टेंग की धीमी और स्थिर कहानी कहने की आवाज़ से भर गया। काफ़ी समय बीतने के बाद वांग टेंग के सामने रखी स्वादिष्ट दावत समाप्त हो गई और उसने मुस्कुराते हुए अपनी कहानी समाप्त की। चलो आज यहीं रुकते हैं। एक नवागंतुक के रूप में मैं थोड़ा थका हुआ हूँ और मुझे कुछ आराम की ज़रूरत है। ओह ज़रूर, ये ज़ांग जिननुओ वास्तविकता में वापस आ गई। उसने थोड़ी बदली हुई नज़र से वांग टेंग को देखा और अपना आश्चर्य व्यक्त किया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि भाई हान इतने छोटे होंगे और इतनी सारी जगहों की यात्रा कर चुके होंगे। ब्रह्मांड की विशालता वास्तव में मनमोहक है। विडंबना यह है कि हम खुद को स्वर्ग का गौरव कहते हैं, फिर भी हम अभी तक फैंटम ड्रिफ्ट प्रादेशिक क्षेत्र से आगे नहीं बढ़ पाए हैं। शौजान कयुन ने अपनी चंचल मुस्कान को दूर रखते हुए और भावना से अपना सिर हिलाते हुए कहा। इस समय वांग टेंग के बारे में उनके संदेह लगभग समाप्त हो चुके थे। ऐसा कहा जाता था कि पार्षद स्टेलर अकेडमीज का छात्र था। वह इतना गहन ज्ञान रखने वाला ब्रह्मांड अन्वेषक कैसे हो सकता है? दोनों पूरी तरह से अलग थे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। आप मेरी चापलूसी कर रहे हैं। ब्रह्मांड विशाल है और मैंने केवल इसका एक छोटा सा हिस्सा ही खोजा है, वांग टेंग ने विनम्रता से कहा। भाईहान बहुत विनम्र हैं, ये ज़ांग शिनुओ ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, खड़े हुए और कहा, चूंकि भाईहान यहाँ नए आए हैं, इसलिए हम आपको अब और परेशान नहीं करेंगे। अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो बेझिझक मुझसे संपर्क करें। यहाँ मेरी संपर्क जानकारी है। उसने अपनी कलाई घड़ी खोली और मुस्कुराते हुए वांग टेंग की ओर देखा। वांग टेंग ने बिना किसी हिचकिचाहट के राउंड बॉल को आभासी ब्रह्मांड में किसी अन्य छिपे हुए पहचान वाले खाते में स्विच करवा दिया और ये ज़ांग शिननुओ के साथ संपर्क जानकारी का आदान प्रदान किया। यद्यपि यह एक अपंजीकृत खाता था, फिर भी बाहरी लोगों को इसमें कुछ भी असामान्य नहीं लगा और उन्होंने मान लिया कि यह उनकी वास्तविक पहचान है। ये ज़ांग शिननुओ ने खाते पर नज़र डाली और उसके दिल में संदेह का आखिरी निशान गायब हो गया। उसके सामने जो व्यक्ति था वह पार्षद नहीं था। यदि यह अकादमी मध्यस्थता एसोसिएशन का पार्षद होता तो खाते में वास्तविक नाम प्रदर्शित होता वांग टेंग। उन्हें वांग टेंग के बारे में पहले से ही जानकारी मिल चुकी थी और वे उसके नाम से भी अच्छी तरह परिचित थे। बेशक वह अपना नाम छिपा सकता था, लेकिन वांग टेंग का अकाउंट एक अपंजीकृत निवासी था। वह कभी भी अपना नाम बदल सकता था, इसलिए उसने इसे छिपाने की योजना नहीं बनाई। यदि उसने जानबूझकर इसे छुपाया तो संदेह पैदा होगा। अगर भाईहान को कोई समस्या है तो बेझिझक मुझसे संपर्क करें। शौजान कयुन ने भी वांग टेंग के साथ संपर्क जानकारी का आदान प्रदान किया और मुस्कुराते हुए बोली, आप दोनों सुंदर महिलाओं का धन्यवाद। वांग टेंग खड़ा हुआ, दोनों महिलाओं को अलविदा कहा और फिर सीढ़ियों की ओर बढ़ गया। ट्रेसी भी खड़ी हो गई और चुपचाप उसके पीछे चलने लगी। ये ज़ांग शिननुओ और शौजान कयुन ने एक दूसरे को देखा। उनकी निगाहें प्रस्थान करने वाले लोगों पर टिकी रहीं, विशेष रूप से ट्रेसी पर एक पल के लिए रुकीं। जब वे काफ़ी दूर चले गए तब ये ज़ांग शिनुओ ने कहा, वह महिला स्वर्ग स्तर की योद्धा लगती है। हाँ, शौजांग कयुन ने सिर हिलाते हुए कहा, स्वर्ग मंच के मार्शल योद्धा को अंगरक्षक के रूप में काम करने के लिए ऐसा लगता है कि यह भाईहान एक साधारण व्यक्ति नहीं है। क्या तुमने ध्यान नहीं दिया? वह महिला थोड़ी अजीब है, ये ज़ांग शिननुओ ने भौहें सिकोड़ते हुए अचानक कहा। उसमें अजीब क्या है? शौजांग कयुन ने पूछा। जिस तरह से उसने हमारी ओर देखा वह अजीब था, जैसे आप मेरी ओर देखते हैं, ये ज़ांग शिननुओ ने कहा। शौजांग कयुन एक पल के लिए चुप हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये ज़ांग शिननुओ उसे चिढ़ा रहा है या गंभीरता से बोल रहा है। हालांकि वह महिला की नज़र को याद करने से पहले एक पल के लिए हिचकिचाई और बोली, ये थोड़ा अजीब है, लेकिन शायद यह उसकी मजबूत शक्ति के कारण है। कुछ लोगों की मानसिकता मजबूत होती है, यह उसके फिगर के कारण भी हो सकता है। खैर, मैं उससे तुलना नहीं कर सकती। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ये ज़ांग शिननुओ अवाक रह गया। शायद उसने विषय में अधिक गहराई से न जाते हुए सिर हिलाया और कहा, जिस बारे में बात कर रहा हूँ, ये भाईहान वास्तव में एक असाधारण व्यक्ति है। उसने ब्रह्मांड में बहुत सी चीज़ें देखी हैं। ब्रह्मांड अन्वेषक, मैंने अतीत में उनके बारे में केवल सुना था। मुझे आज उनसे मिलने की उम्मीद नहीं थी, शौजांग कयुन ने कहा। ऐसे आदमी से मोहित मत हो जो अचानक कहीं से आ गया हो। 5 दफन सितारों की प्रतिभा को बदनाम मत करो। तीनों युवक वहां चले गए। चले जाओ, शौजांग कयुन ने आंखें घुमाते हुए साफ कहा, यह तुम्हारा कोई काम नहीं है।
यह मेरा मामला है कि मैं मंत्रमुग्ध हूँ या नहीं, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। इसके अलावा वह इतना सुंदर है, उसके द्वारा धोखा दिए जाने में क्या बुराई है। गुइजांग यान, मुझे उम्मीद है कि तुम लोग हमारी पीठ पीछे कोई परेशानी खड़ी नहीं करोगे। उसके पास हमारी संपर्क जानकारी है और हम किसी भी समय भाग कर आ सकते हैं। मैं नहीं चाहता कि वह हमारी वजह से परेशानी में पड़े। येजांग शिनुओ ने चेतावनी दी। गुइजांग यान को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। वह इतना निराश हो गया कि उसे खून की उल्टी होने लगी। अरे वाह, क्या सुंदर होना इतनी बड़ी बात है। गुइजांग यान, मुझे उम्मीद है कि तुम लोग हमारी पीठ पीछे कोई परेशानी खड़ी नहीं करोगे। उसके पास हमारी संपर्क जानकारी है और हम किसी भी समय भाग कर आ सकते हैं। मैं नहीं चाहता कि वह हमारी वजह से परेशानी में पड़े। येजांग शिनुओ ने चेतावनी दी। चेतावनी देने के बाद दोनों महिलाएं सीधे वहां से चली गईं, क्योंकि ऐसे अरुचिकर पुरुषों से कहने के लिए उनके पास और कुछ नहीं था। तीनों युवक वहीं खड़े रह गए, अचंभित। उन्हें इन दो महिलाओं ने एक ऐसे आदमी की खातिर चेतावनी दी थी जिससे वे अभी अभी मिले थे। महिलाएं सचमुच जटिल प्राणी थीं। तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा, उनके चेहरे पर अत्यंत अप्रिय भाव थे। हम्फ, सती महिलाएं। युनजांग जियाओ ने ठंडी सांस ली और सीधे चला गया। तर्कहीन। गुइजांग यान ने नाराजगी भरी टिप्पणी छोड़ी और चला गया। हेंगजांग मोइल एक पल के लिए चुप हो गया, ऐसा लग रहा था जैसे वह अपनी हताशा को व्यक्त करने के लिए कोई शब्द ढूंढ रहा हो, लेकिन अफसोस, उसके पेट में बहुत कम स्याही थी। वह केवल ठंडी सांस लेकर जा सका और वहां से चला गया। आसपास खड़े दर्शकों के चेहरे पर अजीब सी अभिव्यक्ति थी, वे उनके प्रति सहानुभूति महसूस करने से खुद को रोक नहीं पा रहे थे। ये तीन विलक्षण प्रतिभाएं, वे काफी दयनीय थीं। यद्यपि उनकी ताकत बहुत अधिक है, लेकिन महिलाओं के मामले में ऐसा लगता है कि उनमें थोड़ी कमी है। जब 5 प्रमुख परिवारों के प्रतिभाशाली लोग नाखुश होकर चले गए, तो आसपास के लोगों की भी उनमें रुचि खत्म हो गई और वे बिखर गए। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हालांकि हेंगजांग मो और अन्य लोग 5 ब्यूरियल्स होटल से बाहर नहीं गए। उन्हें यहाँ अपने अपने विशेष सुइट मिले और वे सीधे यहाँ रह सकते थे। आखिरकार यहाँ आने का उनका उद्देश्य वांग टेंग का इंतजार करना था। चूंकि वह अभी तक नहीं आया था, इसलिए वे नहीं जा सकते थे। ये सभी प्रतिभाशाली लोग वांग टेंग की प्रतिष्ठा का उपयोग करके ब्रह्मांड में अपना नाम बनाना चाहते थे और वे नहीं चाहते थे कि अन्य लोग उनकी प्रसिद्धि छीन लें। यहाँ इंतजार करना सबसे अच्छा तरीका था। परिचारिका के नेतृत्व में वांग टेंग अपने कमरे में वापस आ गया और बिस्तर पर आराम से लेट गया और संतुष्ट भाव से बोला, यहाँ का भोजन उत्कृष्ट है। ये संभवतः किसी फोर्स शेफ ग्रैंड मास्टर द्वारा तैयार किया गया है। ट्रेसी अपनी यादों को ताज़ा करने से खुद को नहीं रोक पाए। सच कहूं तो उसने भी कभी इतना स्वादिष्ट खाना नहीं खाया था। एक ब्रह्मांडीय समुद्री डाकू के रूप में जीवन बहुत ही दयनीय था। ये इंसानों के लिए बिल्कुल भी जीवन नहीं था। क्या ये स्वादिष्ट है? वांग टेंग ने उसके चेहरे पर मुस्कान लाकर पूछा। ट्रेसी ने भावशून्यता से वांग टेंग की ओर देखा, वह उस पर ध्यान देने के लिए बहुत आलसी थी। वह बस पास के सोफे पर बैठ गई, आराम करने के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। वांग टेंग ने अपना सिर हिलाया। यह महिला बहुत ही नीरस थी। उसे ठीक से प्रशिक्षित और शिक्षित करने की ज़रूरत थी। वांग टेंग, मैं देख रहा हूं कि वे दोनों लड़कियां आप में काफ़ी दिलचस्पी रखती हैं। क्यों ना आप उनसे और संपर्क करें? शायद आपको यिजांग और शौजांग परिवारों का समर्थन मिल जाए। राउंड बॉल ने सुझाव दिया। तुम बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। अगर उन्हें पता चल गया कि मैं ही वह पार्षद हूं, तो वे शायद सबसे पहले मुझे ही खत्म करना चाहेंगे। वांग टेंग ने आंखें घुमाईं। ये सोचना कि वह चाहता था कि वह आकर्षण का प्रयोग करे बिल्कुल हास्यास्पद है। क्या होगा अगर वे तुम्हें खत्म करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए? मैंने सुना है कि येजांग परिवार का नेतृत्व महिलाएं करती हैं। अगर तुम येजांग परिवार को जीतने में कामयाब हो गए, तो तुम्हें सफलता मिल सकती है। राउंड बॉल मुस्कुराया। चले जाओ। अगर यह इतना आसान होता तो पहले के पार्षदों की इतनी दुखद मौत नहीं होती, वांग टेंग ने हताशा के साथ कहा। ऐसा मत करो, मैं गंभीर हूं। पहले के पार्षद शायद तुम्हारे जितने सुंदर नहीं दिखते थे। सुंदर होना एक तरह की पूंजी है, तुम्हें पता है। राउंड बॉल ने जोर देकर कहा। वांग टेंग को उकसाना जारी रखा। वांग टेंग उसकी ठोड़ी को सहलाने से खुद को रोक नहीं सका, क्योंकि उसे उसके शब्दों में कुछ सच्चाई नजर आ रही थी। हालांकि ऐसा घटिया विचार केवल अंतिम उपाय ही हो सकता है। बेशक, ऐसी स्थिति में जब दूसरे लोग उसकी असली पहचान नहीं जानते, तो वह उन दो लड़कियों के साथ ज्यादा घुल मिल सकता था। इसमें कोई बुराई नहीं थी। वांग टेंग 5 ब्यूरियल्स होटल में अपने आवास पर बस गए। उन्होंने सुना था कि शाम को कई मनोरंजक कार्यक्रम होते हैं। वे वास्तव में क्या थे? बिस्तर पर पालथी मारकर बैठकर उन्होंने साधना शुरू की। काफी समय बीत गया और जल्द ही 5 दफन सितारों के बाहर का तारा नीचे उतर आया, जिससे रात की शुरुआत हो गई। वांग टेंग बाहर जाने ही वाले थे कि उन्हें येजांग शिनुओ का संदेश मिला।
वांग टेंग, ये जांग शिनुओ ने आपको शाम के भोज में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। कहा जाता है कि वहाँ कई मनोरंजक कार्यक्रम होंगे। राउंड बॉल ने उन्हें सूचित किया। भोज और मनोरंजक कार्यक्रम भी हैं? वांग टेंग ने उत्सुकता से पूछा। किस तरह के मनोरंजक कार्यक्रम हैं? राउंड बॉल ने बताया, वहाँ विभिन्न प्रकार की नीलामी, मूल्यांकन गतिविधियाँ, यहाँ तक कि पत्थर पर जुआ, दास प्रतियोगिताएं आदि भी होती हैं। इतने सारे कार्यक्रम! वांग टेंग की आंखों में साजिश की झलक दिखी। उसने टिप्पणी की, उनके यहाँ पत्थर का जुआ और गुलाम प्रतियोगिताएं भी होती हैं। 5 ब्यूरियल्स होटल वाकई जानता है कि कैसे एक जंगली कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। एक स्वादिष्ट व्यंजन है रॉक जुआ। एक वास्तव में काफ़ी संख्या में। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ कुछ अत्यंत अनोखे खजाने और यहाँ तक कि विशेष जातियों के दास भी दिखाई दे सकते हैं। यहाँ के लोग उन पर दांव लगाना पसंद करते हैं, राउंड बॉल ने बताया। विशेष खजाने, विशेष दौड़, चलो चलें, हम भी इसकी जांच करेंगे। वांग टेंग की आंखों में चमक आ गई और वह ट्रेसी के साथ दरवाजे की ओर चल पड़ा। जब ट्रेसी ने दास प्रतियोगिताओं के बारे में सुना तो उसकी आंखों में एक ठंडी रोशनी चमक उठी, लेकिन ये जल्दी ही गायब हो गई। वांग टेंग ने इस पर ध्यान नहीं दिया। वह उसके पीछे पीछे दरवाजे से बाहर चली गई। बाहर एक परिचारिका इंतजार कर रही थी। जैसे ही उसने वांग टेंग को बाहर आते देखा, उसने तुरंत उसका अभिवादन किया। हालांकि चूंकि वांग टेंग ने व्यवस्था कर ली थी, इसलिए उसे परिचारक की जरूरत नहीं पड़ी। वह 9वीं मंजिल पर स्थित रेस्तरां में गया। ये जांग शिननुओ और शौजांग कयुन पहले से ही वहां इंतजार कर रहे थे। यहाँ तक कि गुइजांग यान और अन्य लोग भी वहां मौजूद थे। वांग टेंग को कुछ आश्चर्य हुआ, लेकिन उन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं कहा। वह बता सकता था कि गुइजांग यान और हेंगजांग मो के मन में इन दोनों महिलाओं के प्रति कुछ और ही विचार थे। ये सामान्य बात थी। आखिरकार 5 दफन सितारों के 5 प्रमुख परिवारों के लिए विवाह के माध्यम से गठबंधन बनाना काफ़ी आम बात थी। भाई हान, आप यहाँ हैं। ये जांग शिननुओ के सुंदर चेहरे पर मुस्कान दिखाई दी जब उसने उसका स्वागत किया। वांग टेंग ने मुस्कुराते हुए कहा, आमंत्रण के लिए आप सुंदर महिलाओं का धन्यवाद। अन्यथा मुझे पता ही नहीं चलता कि शाम को 5 ब्यूरियल्स होटल में इतने सारे कार्यक्रम हैं। हमारे निमंत्रण की कोई आवश्यकता नहीं है। 5 ब्यूरियल्स होटल के लग्जरी स्वीट में एक अतिथि के रूप में आपके पास स्वाभाविक रूप से जानने की योग्यता है, ये जांग शिननुओ ने स्पष्ट रूप से कहा। वांग टेंग ने सिर हिलाया, यह महसूस करते हुए कि वे शायद पहले से ही उसके प्रवास के बारे में सब कुछ जानते थे। एड्स बाय पब फ्यूचर, चलो बैंक्वेट हॉल में चलते हैं। ये 10वीं मंजिल पर है। ये जांग शिननुओ ने मुस्कुराते हुए कहा। जरूर। वांग टेंग उनके पीछे गया। जल्द ही वे 10वीं मंजिल पर पहुंच गए। 10वीं मंजिल असाधारण रूप से विशाल थी, जिसमें पूरा स्थान खुला हुआ था तथा दीवारों और झूमरों में विभिन्न रत्न और जवाहरात जड़े हुए थे, जो एक चकाचौंध दृश्य उत्पन्न कर रहे थे। हॉल में कई तरह की बेहतरीन वाइन और बेहतरीन व्यंजन रखे हुए थे। यहाँ तक कि अलग अलग विदेशी फलों की प्लेटें भी चमक बिखेर रही थीं। इनमें से कई बेहतरीन वाइन, बेहतरीन व्यंजन और विदेशी फल विभिन्न अनोखे ग्रहों से आए विशेष व्यंजन थे, जो बेहद दुर्लभ थे। फिर भी वे सभी यहाँ एकत्रित थे, जिससे एक अद्भुत दृश्य बन गया। विभिन्न जातियों की सुंदर महिलाएं हॉल में घूम रही थीं और बढ़िया मदिरा और सुगंधित पेय पेश कर रही थीं, जिससे एक रमणीय दृश्य उत्पन्न हो रहा था। ये जांग शिनुओ और अन्य लोग चुपके से वांग टेंग के हाव भाव देख रहे थे। ये देखकर कि उसने आश्चर्य का कोई संकेत नहीं दिखाया, वे और भी अधिक प्रभावित हुए। एक अच्छी तरह से यात्रा करने वाले स्टार एक्सप्लोरर होने के नाते ऐसा दृश्य उसे अभिभूत नहीं कर सका। ये ध्यान देने योग्य बात है कि कई बड़े परिवारों के वंशज भी जब पहली बार ऐसी स्थिति का सामना करते हैं तो अनायास ही उनमें सदमे का भाव प्रकट हो जाता है। पर्याप्त जानकारी के बिना प्रभावित न होना असंभव था। यह कोई नकली चीज नहीं थी। हॉल में दाखिल होते ही ट्रेसी को अपने बगल में देखते हुए उसकी आंखों में आश्चर्य की झलक साफ दिखाई दे रही थी। यहाँ तक कि उसके जैसे स्वर्ग मंच के योद्धा भी आश्चर्यचकित थे, अन्य साधारण ब्रह्मांड मंच के योद्धाओं की तो बात ही छोड़िए। गुइजांग यान, हेंगजांग मो और अन्य लोग वांग टेंग का मजाक उड़ाने से पहले उसके आश्चर्यचकित होने का इंतजार करना चाहते थे, लेकिन उन्हें ऐसा करने का मौका नहीं मिला। वे निराश महसूस कर रहे थे। भाई हान, आप इस जगह के बारे में क्या सोचते हैं? ये जांग जिननुओ ने पूछा। बुरा नहीं है, वांग टेंग ने हल्के से मुस्कुराया। उसने चारों ओर नज़र घुमाई, प्रशंसा दिखाई और सिर हिलाया। यहाँ मैं कम से कम 23 अलग अलग जातियों की स्थापत्य शैली देख सकता हूँ। इतने सामंजस्यपूर्ण ढंग से मिश्रण करने में सक्षम होना ऐसा कुछ नहीं है जो एक साधारण डिजाइनर हासिल कर सकता है। भाई हान वास्तुशिल्प डिजाइन भी जानते हैं? शौजांग कयुन ने आश्चर्य से पूछा। वे अच्छी तरह जानते थे कि 5 ब्यूरियल्स होटल के बैंक्वेट हॉल में वास्तव में 23 अलग अलग जातियों की सजावट शैलियों को शामिल किया गया था। हालांकि ये जानकारी केवल 5 ब्यूरियल्स होटल के आंतरिक कर्मचारियों को ही पता थी,
जो आमतौर पर 5 प्रमुख परिवारों के सदस्यों तक ही सीमित थी और इसका प्रचार नहीं किया गया था। एड्स बाय पब फ्यूचर। ये युवक अपनी पहली यात्रा में ही एक नज़र में ही इसे देख पाया। ये कैसी अंतर्दृष्टि थी। थोड़ा सा, वान टेंग ने हंसते हुए कहा। राउंड बॉल काफ़ी प्रभावशाली था। इसने 5 ब्यूरियल्स होटल के बारे में विस्तृत जानकारी एकत्र करने में कामयाबी हासिल की। गुइजांग यान, हेंगजांग मो और अन्य लोगों की आंखों में भी आश्चर्य की झलक दिखी। उन्हें भी यह स्वीकार करना पड़ा कि इस हान झू के पास असाधारण ज्ञान है। हालांकि जब उन्होंने वान टेंग के विनम्र शब्द सुने तो उन्हें तुरंत लगा कि वह दिखावा कर रहा है। हाँ, वह दिखावा कर रहा था। वे गलत नहीं होंगे। यह आदमी ईमानदार नहीं था। वह चालाक था। वही जांग शिननुओ और शौजांग कईयुन के सामने सिर्फ दिखावा कर रहा था। धत्तेरी की, वे उसे सफल नहीं होने दे सकते थे। दोनों की आंखों में दृढ़ निश्चय की चमक थी और वे एक दूसरे को देखते ही रह गए। उन्हें हान झू को रोकना था। युनजांग जियाओ ऊब गया। उसे दोनों महिलाओं में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह सिर्फ वान टेंग को हराना चाहता था और ब्रह्मांड में नाम कमाना चाहता था। ये जांग शिनुओ ने कहा, यहाँ भोजन, पेय और विदेशी फल सभी का आनंद आप अपनी इच्छानुसार ले सकते हैं। मुझे सभी प्रकार के व्यंजनों में बहुत रुचि है। वान टेंग मुस्कुराया। क्या ये हो सकता है कि भाई हान भी खाने के शौकीन हों? ये जांग शिननुओ ने मुस्कुराते हुए पूछा। वान टेंग ने कहा, मैं अन्य ब्रह्मांड अन्वेषकों के बारे में नहीं जानता, लेकिन मैं निश्चित रूप से एक ब्रह्मांड अन्वेषक हूँ जिसे व्यंजनों से कोई परहेज नहीं है। जब भी मैं किसी स्थान पर जाता हूँ तो वहाँ के स्थानीय व्यंजनों का स्वाद लेना सुनिश्चित करता हूँ। ठीक है भाई हान, आप आज रात का आनंद ले सकते हैं। यहाँ के व्यंजन 5 दफन सितारों के लिए अद्वितीय हैं और आप उन्हें अन्यत्र नहीं पा सकते हैं, शौजांग कईयुन ने मुस्कुराते हुए कहा। वान टेंग ने बिना किसी हिचकिचाहट के सिर हिलाया और सीधे प्लेट ली, कुछ स्वादिष्ट व्यंजन चुने और खाने लगे। गुइजांग यान, हेंगजांग मो और अन्य लोगों ने शुरू में तो इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन जल्द ही उनके चेहरों पर आश्चर्य की झलक दिखने लगी।